हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मंगा एक्सप्लेन में। दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं। आप सभी जानते हो कि मैं मैजिक एम्परर नॉवल को एक्सप्लेन करता हूं और अब ये सफ़र अपने आखिरी पड़ाव पर है। बस अगले 20 से 25 दिनों में ये पूरी नॉवल खत्म हो जाएगी। अब सवाल ये है, इसके बाद क्या। मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ, अगला नॉवल या अगला मनवा आप लोग किस टाइप का देखना चाहते हो। कोई दूसरी फैंटेसी, कल्टिवेशन, रिवेंज बेस्ड स्टोरी या फिर कुछ नया जो आपने पहले कभी नहीं सुना। नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है और हम मिलकर डिसाइड करेंगे अगला सफ़र किस दिशा में जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 744 और 745 का। वो बूढ़े हज़ारों साल से यहाँ हैं, एक छोटी सी चाल से तो बहकने से रहे। और अगर मान भी लो कि वो झांसे में आ गए, तब भी तुम हेवन सीलिंग सोर्ड को उस बैरियर के पीछे से निकाल नहीं पाओगे। सबसे अच्छा तरीका यही है कि कोई ऐसा चारा फेंको जिससे वो लोग खुद ही उसे बाहर निकालें। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हो सकता है जो उन्हें अपनी जिम्मेदारी छोड़ने पर मजबूर कर दे और तलवार उठाने को मजबूर। सीधी सी बात है, जब पूरा सेक्ट खतरे में होगा। ये बूढ़े तो सेक्ट के लिए जान भी दे देंगे, वही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। तुम्हें बस उन्हें बहकाना है, फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और ये कैसे करना है? 3 लोगों की पुष्टि से। मुझे पता है कि ये सियार जैसे लोग बहुत चालाक होते हैं, पर जब एक के बाद एक 3 लोग एक ही बात कहें तो शक के बावजूद इंसान मान ही लेता है। पूरी तरह यकीन करना जरूरी नहीं होता, बस इतना काफी होता है कि बात उन्हें खतरे जैसी लगे। फिर सिर्फ एहतियात में ही सही, वो लोग हेवन सीलिंग सोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। झूठ कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता, इसलिए तुम्हें तेजी से काम करना होगा। उस वक्त वो लोग घबराए होंगे, ध्यान हर चीज पर नहीं दे पाएंगे। ऊपर से जिनके पास ज्यादा ताकत होती है, उनमें अक्सर घमंड भी होता है। हा, जब तलवार मिल जाए तो अपना ख्याल रखना। फ्रिजिड रेन सोर्ड किंग। बाली यूयू अपने हाथ में शांत पड़ी हेवन सीलिंग सोर्ड को घूरती रही और मन में जुओ फैन की बातें दोहराती रही। उसकी होंठ कांप उठी। फिर उसने गुस्से में उन चारों को घूरा। तुम चारों बूढ़े हो या बेवकूफ? इतनी घटिया चाल में फंस गए? क्या तुम्हारा दिमाग सड़ चुका है? चारों एल्डर ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। ये क्या बोल रही है? तलवार खुद निकाल ली और अब हमें ही बेवकूफ बता रही है। ये तो ऐसा लग रहा जैसे इसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। कैसी उल्टी तर्क है ये? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी होता है जो खुद से अपने को लूट ले? या फिर ये औरत हमारा मजाक उड़ा रही है? धत्त तेरी, ये तो हद हो गई। एक तो हमारी डिवाइन स्वॉर्ड चुरा ली, ऊपर से हमारी अक्ल का भी मजाक उड़ा रही है। लड़की, तू है कौन? हमारी डिवाइन स्वॉर्ड चुराई और ऊपर से जबान भी चला रही है। अभी लौटा दे तो जिंदा छोड़ देंगे। चारों एल्डर दहाड़ उठे। बाली यूयू ने उनकी दया की पेशकश का मजाक उड़ाया। बूढ़े खूस्टों, अपनी ये डराने वाली बातों का इस्तेमाल अपनी सी ब्राइट सेक्ट के डिसाइपल्स पर करना। बाली यूयू को डराने की औकात तुम में नहीं है। फ्रिजिड रेन सॉर्ड किंग बाली यूयू। चारों एल्डर चौंक उठे। तू यहाँ क्या कर रही है और हमारे सेक्ट में घुसी कैसे? बाली यूयू मुस्कुराई, जैसे यहाँ घुसना कोई बड़ी बात थी। आराम से चलती हुई आ गई हूँ और अब जा भी रही हूँ। तुम में से कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। अलविदा। बाली यूयू निकलने ही वाली थी, मगर उसके हाथ में पकड़ी हेवन सीलिंग सोर्ड ने जैसे इनकार कर दिया। वो कांप उठी और उसके हाथ से छूटने की कोशिश करने लगी। ये डिवाइन स्वॉर्ड की बगावत थी, जो अपने आर्ट्स में ट्रेन न होने वालों को अपनाती नहीं। बाली यूयू एक स्वॉर्ड किंग थी और सनरिंग स्वॉर्ड आर्ट की कल्टिवेटर। 5 महान डिवाइन स्वॉर्ड्स में कुछ न कुछ समानता होती है, तो उसने अपनी थंडर स्वॉर्ड एनर्जी उसमें भर दी ताकि वो शांत हो जाए। साथ ही ये तलवार इंसानों को अपना मालिक मानती थी, इसलिए उसमें उनके लिए कोई नफरत नहीं थी। अगर कोई सेक्रेट बीस्ट इसे छूता तो ये तलवार पागल हो जाती और उसे फाड़ डालती। तलवार शांत हुए तो बाली यूयू ने एक निशान बनाया और उसे अपनी रिंग में रख लिया। बाली यूयू, अगर अभी वापस नहीं दी तो तेरा अंत यहीं होगा। अब जबकि हेवन सीलिंग सोर्ड दुश्मन के पास थी, 4 स्नो पीक एल्डर्स चिल्ला उठे और उस पर हमला कर दिया। चारों ओर से ठंडी सोर्ड वेव्स उसकी ओर बढ़ने लगीं। बाली यूयू ने हंसी उड़ाई और अपनी ऑरा जलाई। उसके हाथ हिले और हवा में बिजली गड़गड़ा उठी। तलवार की लहरों को हटा दिया। धड़ाम। भयंकर धमाकों की गूंज उठी और हेवन सीलिंग पवेलियन उड़ गया। आसमान में एक चमकदार चांदी जैसी रोशनी फैल गई। जब धूल बैठी और हर तरफ सन्नाटा छा गया तो एल्डर को कहीं भी फ्रिजिड रेन स्वॉर्ड किंग का कोई नामो निशान नहीं मिला। वो कब गई, किसी को पता ही नहीं चला। चारों एल्डर की ताकत ओयंग लिंगचन के बराबर थी, इसलिए उसे हरा पाना नामुमकिन था, और वही बात उनके लिए भी लागू होती थी। दोनों ओर बराबरी की ताकत होने से तलवार छीनना असंभव था, जैसे कि बाली यूयू को रोक पाना भी। तो जब वो तलवार तक पहुंच गई, एल्डर को समझ आ गया कि अब उसे वापस लेना असंभव है। उनका हमला तो सिर्फ फर्ज निभाने जैसा था। चारों एल्डर खामोशी से खाली आसमान की ओर देखते रह गए, पछतावे के साथ।
वहीं दूसरी तरफ एक और जगह आग की लपटों से घिरे स्थान को लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था, जिनमें ओयांग लिंगचियन, लिंग यूनटियन और एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन भी थे। सी ब्राइट सेक्ट के डिसाइपल्स और एल्डर्स किनारे से सब देख रहे थे, कुछ भी छूट न जाए इस पर पूरी नजर रखते हुए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सेक्टर लीडर लिंग, ये जगह आखिर है क्या? मुरोंग लाई ने जलती आग की तरफ देखते हुए पूछा। जो भी यहां आया था बहुत ताकतवर रहा होगा, जमीन के सबसे ताकतवर लोगों में से एक। लेकिन ऐसा क्या खास है यहां जो उसे बर्बाद करने की जरूरत पड़ी? बाकी सबकी नजरें लिंग यूनटियन पर चली गईं। लिंग यूनटियन ने लंबी सांस ली। ये सी ब्राइट सेक्ट का एल्केमी हाउस है, जहां हमारी जरूरत की बहुत सारी पिल्स बनाई जाती हैं। लगता है कोई हमारी दवाओं की सप्लाई खत्म करना चाहता है। हाँ, यही लगता है। सेंट्रल एरिया के जासूस अंदर घुस आए होंगे और सब कुछ बिगाड़ने लगे होंगे। बू शिंगयुन ने सिर झुकाया और बोला, सेक्ट लीडर लिंग, तलाशी दल की संख्या दुगुनी कर दीजिए और जल्द से जल्द इन लोगों को ढूंढ निकालिए। लगता है कियान कारवां के अलावा और भी लोग यहाँ हैं। हमें कियान फैन को पकड़ना होगा और पूछताछ करनी होगी। बाकी लोग भी सोच में पड़ गए और फिर सहमत हो गए। लिंग यूनटियन कुछ पल चुप रहा। ओयांग लिंगचन मुस्कुराया, सेक्ट लीडर, लगता है आपको ये सब जासूसी वाला हमला नहीं लग रहा। जैसे तुमने कहा, यह काम कोई सच्चा एक्सपर्ट ही कर सकता है, तुम्हारे जैसे स्तर का। यानी ये किसी स्वॉर्ड किंग का काम हो सकता है। लिंग यूनटियन की आंखें चमक उठीं, लेकिन सिर्फ एल्केमी हाउस को उड़ाना? क्या तुम्हें नहीं लगता ये बहुत छोटी बात है उन 9 स्वॉर्ड किंग्स के लिए जो इस समय हमारे बीच छिपे हैं? अगर ये बात बाहर फैल गई कि वो लोग चोरी कर रहे हैं तो उनकी तो बहुत बेइज्जती होगी। बाकियों ने सिर हिलाया। हाँ, ऐसे एक्सपर्ट्स इतना नीचे नहीं गिर सकते। शायद ये कोई स्वॉर्ड किंग नहीं, कोई और एक्सपर्ट हो। मुरोंग शू ने जैसे कुछ याद किया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। कोई और? 9 स्वॉर्ड किंग्स के अलावा दूसरे इलाकों के एक्सपर्ट्स? वेस्टर्न लैंड और ईस्टर्न लैंड के गद्दारों को छोड़कर अब बस मुरोंग लाई, सदर्न लैंड और ओयांग लिंगचेन नॉर्दर्न लैंड ही बचे थे जो ऐसा कर सकते थे। क्या तुम अपने ही भाई पर शक कर रही हो, या ये कहना चाहती हो कि ओयांग लिंगचेन अपने घर पर ही हमला करेगा? मुरोंग लिए ने बाली यूयू से लड़ाई की थी पर पहचान नहीं पाया था। अब उसकी बात समझ गया। स्यूअर, तुम उस औरत की बात कर रही हो। मुरोंग शू ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में ठंडी और खून की प्यासी चमक थी। गड़गड़ाहट। हेवन सीलिंग पवेलियन से बिजली की आवाजें गूंजी और आसमान हिल उठा। हेवन सीलिंग सोड। ओयांग लिंगटियन चौंका और उस ओर भागा। बाकी भी जल्दी से उसके पीछे पीछे चल दिए। मुरोंग शू ने अपने भाई का हाथ पकड़ा। भाई, तुम आगे जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। मुरोंग लाई हैरान था। सी ब्राइट सेक्ट पर हमला हो रहा है और उससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? आप चिंता मत करो, मैं बस कुछ जांच कर लौट आऊंगी। बस ध्यान रखना, कोई ताकतवर एक्सपर्ट यहाँ छिपा हुआ है। अब ये जगह सुरक्षित नहीं रही। मुरोंग लाई ने उसकी अडिग नजर देखी और मान गया। अकेले आगे बढ़ गया। मुरोंग शू ने गुस्से में दांत भींचे। कमबख्त, उस मर्चेंट कारवा से एक लड़की गायब थी। जरूर वही है, और वो आदमी, वो जेल में भी चैन से नहीं बैठ सकता। इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी बिना किसी पछतावे के। इस बार वो जिंदा नहीं बचेगा। इससे पहले कि सी ब्राइट सेक्ट और ज्यादा तबाह हो और वो और निर्दोषों को मार डाले। धड़ाम। तीसरी जोरदार आवाज आई उस रात। आसमान कांप उठा और फिर तारे कुछ ज्यादा ही तेज चमकने लगे। हेवन सीलिंग पवेलियन की ओर दौड़ते सभी लोग ठिठक गए और हैरानी से देखने लगे। धरती की सबसे मजबूत रक्षा अब टूट चुकी थी। ब्रदर वू, मेरी स्किल कैसी लगी? छू चिंगचेंग उस अंधेरी जेल में बैठी थी और जुओ फैन उसके पीछे खड़ा था। धीरे धीरे उसके लंबे रेशमी बालों में कंघी कर रहा था, पूरे प्यार और नरमी से। शादी को बस एक दिन ही हुआ है और उसी दिन मुझे डबल ड्रैगन मैनर जाना पड़ा। कभी उसके बाल संवारने का मौका ही नहीं मिला। ये छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन मेरे दिल की एक ख्वाहिश थी। तुम दोनों बता सकते हो कि मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं। वू किंग का चेहरा फड़क उठा। जुओ फैन, तू तो बिल्कुल ही लापरवाह है। फ्रिजिड रेन स्वॉर्ड किंग तेरी बात मानकर हेवन सीलिंग स्वॉर्ड चुराने चली गई। अगर वो नाकाम रही तो उसे पकड़कर यहीं लाया जाएगा और तू भी सेंट्रल एरिया के मामलों में फंस जाएगा जहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। और अगर वो कामयाब रही तो सी ब्राइट सेक्ट उससे न निपट सकेगा और सारा गुस्सा तुझ पर निकालेगा। फिर से मौत तेरे ही सामने खड़ी होगी। मुझे समझ ही नहीं आता तू इतना निश्चिंत कैसे है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, वो फ्रिजिड रेन स्वॉर्ड किंग तुझे यहां से निकालने आई थी। तू आराम से चला जाता तो सब कुछ खत्म हो गया होता। मरने के लिए क्यों यहीं रुका है? शंगवान किंगयान उदास हो गई। जुओ फैन तो बस अपनी बीवी के बालों में कंघी करता रहा। मुस्कुराकर बोला, थोड़ा उलझा हुआ है। मैं जानता हूं आदत नहीं है, लेकिन थोड़े अभ्यास से ठीक हो जाएगा। किंगचेंग, माफ करना। अरे जुओ फैन, मेरी बात सुनी भी या नहीं? सब सुनी। जुओ फैन ने आंखें घुमाई। पहली बात, मैंने पहले ही कहा कि मैं सेंट्रल एरिया वालों में से नहीं हूं। मेरी अपनी मर्जी है। लेकिन सी ब्राइट सेक्ट को ये बात कौन समझाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। जुओ फैन मुस्कुराया। उन्हें विश्वास हो या न हो, मेरी जिंदगी पर फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मर नहीं सकता किसी भी हाल में।
हाँ हाँ हाँ। वो किंग्यू हैरान रह गया। क्या मतलब? वो लोग सेंट्रल एरिया के किसी भी जासूस को जिंदा नहीं छोड़ते। ऊपर से तेरे कारण उनके कई एक्सपर्ट्स मारे गए। वो लोग भले ही उन जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट्स को तूने ना मारा हो, लेकिन चूंकि बाली यूयू ने तुझे बचाने के लिए मारा तो तू भी फंसेगा और गुस्से में आकर तेरी जान ले लेंगे। किंगचेंग के लिए और मुश्किल हो जाएगा अब जब वो वापस आई है। और अब तू। जुओ फैन ने हाथ से उसे चुप रहने का इशारा किया और हल्की सी मुस्कान दी। ब्रदर वू, तू तो एकदम राइचस कल्टिवेटर है। सोच भी सीधी और सच्ची। चाहे वो कत्ल हो या जासूसी, इन सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं। अगर मारना ही मौत लाता तो कोई कत्ल ही न करता। ये बस डराने का तरीका है। सच्चाई ये है कि ताकतवर हमेशा कमजोर को दबाता है। अगर तेरे पास ताकत है तो कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे तूने किसी को भी क्यों न मारा हो। जुओ फैन फिर से छू किंगचेंग के बाल सुलझाने लगा। उसकी हरकतें कितनी कोमल और बोलचाल कितनी बेरहम। वो किंग्यू ने गहरी सांस ली। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस वक्त तो खुद कमजोर है और तेरी बलि चढ़ने वाली है। डर नहीं लगता? क्यों डरूं? जुओ फैन की आंखों में एक शरारती चमक आई। अगर वो मुझ पर वार कर सकते हैं तो क्या मैं पलटवार नहीं कर सकता? जब तक कोई बेवकूफ किशोर की तरह मरने को तैयार न हो, कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा। क्या तुझे सच में लगता है कि मैंने अपनी कल्टीवेशन सील करवा दी और खुद को जेल में बंद करवा दिया बिना किसी तैयारी के? वो किंग्यू का दिल बैठने लगा। वो और भी उलझन में पड़ गया। जुओ फैन की मुस्कान अचानक गहरी हो गई जब उसने छू किंगचेंग को देखा। मैं मर नहीं सकता क्योंकि मुझे अपनी बीवी से फिर मिलना था, और अब तो और भी नहीं मर सकता क्योंकि अब उसे मेरी जरूरत है। मैं किसी को भी अपनी जान लेने नहीं दूंगा। तो फिर मैं ले लूंगी तेरी जान, शैतान। धड़ाम। एक जोरदार धमाके के साथ जेल का दरवाजा खुला और एक लड़की की गूंजती हुई आवाज अंदर आई। मुरोंगशू गुस्से से भरी हुई अंदर आई, कदम पटकते हुए नीचे उतरी और जुओ फैन की ओर गुस्से से देखती रही, जो अब भी आराम से कंघी कर रहा था। शंगुआन किंगयन दौड़कर अपनी दीदी को रोकने लगी, उसे शांत करने की कोशिश करती रही। सिस्टर मुरोंग, क्या हुआ? इतनी गुस्से में क्यों हो? तू पूछ रही है क्या हुआ? सी ब्राइट सेक्ट के एल्डर्स की लाशें बाहर देखी नहीं क्या? मुरोंगशू ने पहली बार अपनी प्यारी छोटी बहन पर चिल्ला दिया, जिससे वो डर के मारे पीछे हट गई। शंगवान किंगयान को नजरअंदाज करते हुए, जो जुओ फैन की तरफ आकर्षित हो गई थी, मुरोंगशू ने गुस्से से पूछा, गुइफान, जवाब दे, क्या तूने उन लोगों को मारा? सुना था कि सदर्न लैंड्स की इमॉर्टल हीलर मुरोंगशू बहुत तेज और समझदार है, लेकिन आज तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जुओ फैन ने छू किंगचेंग की मांग में कंघी चलाते हुए कहा, मेरी युआन की सील है और मैं इस बैरियर में बंद हूं। तू ही बता, मैं कैसे किसी को मार सकता हूं? बेवकूफ है क्या? मुरोंगशू ने गुस्से से दांत पीसे। हो सकता है तूने न मारा हो, लेकिन वो औरत जो तेरे साथ है उसी ने मारा है ना? बिल्कुल, जुओ फैन ने सीधा जवाब दिया। मुरोंगशू ने आंखें तरेर दी। क्यों मारा उसने? तूने उसे भेजा था? वो मुझे निकालने आई थी। मैंने पूछा, क्या तूने उसे कहा था कि मार काट मचाकर तुझे यहां से निकाले? इसलिए तो कह रहा हूं कि तू पागल है। अगर मैंने उसे ऐसा कहा होता तो क्या मैं अब भी यहीं बैठा होता? कब का भाग गया होता। उसे निकालने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैंने उसे जाने को कहा। अब तू क्यों आई है घूमने? शंगुआन किंगयान हंसी नहीं रोक पाई। मुरोंगशू ने उसे घूरा तो वो फिर डर गई। फिर भी उसने बहन का कांपता हाथ पकड़ा और गिड़गिड़ाई, सिस्टर जू, प्लीज मत करो। वो सच में जेल में कुछ नहीं कर रहा। वो अच्छा है। अच्छा तेरे सिर पे। हुम्फ, इसका स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। मुरोंगशू ने हाथ छुड़ाया और जुओ फैन की तरफ घृणा से देखा। अब बता, वो 2 धमाके जो सेक्ट में हुए, क्या तूने करवाए थे? झूठ मत बोल। मैं तबाही देख चुकी हूं और ये कोई स्वॉर्ड किंग लेवल के अलावा नहीं कर सकता। सेंट्रल एरिया छोड़कर बस वही औरत है तेरे आसपास जो ऐसा कर सकती है। अब वो गायब है तो साफ है कि 3 धमाके हुए हैं। जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए उसे बीच में ही टोक दिया। पहला था हेवन सीलिंग पवेलियन से दूर, दूसरा वहीं, और तीसरा। जुओ फैन की मुस्कान और गहरी हो गई। मुरोंगशू ने दांत पीसे, सेक्ट बैरियर। मुझे पता था ये सब तेरी ही चाल है। हाँ, मैंने ही कहा था उसे ऐसा करने को। अब तू क्या कर लेगी? मैं तुझे मार डालूंगी। मुरोंगशू अब बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। उसने अपना हाथ उठाया और सीधा जुओ फैन के सिर पर वार किया, लेकिन जुओ फैन का चेहरा जरा भी नहीं बदला, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। धड़ाम। जुओ फैन मुस्कुराता रहा, मगर मुरोंगशू को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। उसका हाथ कांप रहा था, आंखों में गुस्सा और तेज हो गया। टप टप। जुओ फैन ने 3 बार हवा में थपथपाया और कहा, मिस मुरोंग, आगे से खुद को समझदार मत कहना। तू तो पूरी तरह से बेवकूफ है। मैं एक कैदी हूं और ये जगह जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट्स की बनाई स्ट्रॉन्ग बैरियर से घिरी हुई है। जैसे मैं बाहर नहीं निकल सकता, वैसे तू भी अंदर नहीं आ सकती। मिस मुरोंग, तुझसे कहना चाहूंगा कि सेक्ट लीडर लिंग से कह के दरवाजा खुलवा ले, अगर मुझे मारना ही है। अभी तो तेरे वार से तेरा हाथ टूट गया होगा, फिर भी मेरा एक बाल भी नहीं हिला। हा, माफ करना, पर यह हकीकत है। मैं अपनी सबसे कमजोर हालत में भी हूं और तू फिर भी मुझे छू नहीं सकी। गुइफान, तू एक घटिया डेविल है।
तू देखना तेरा ये घमंड कितनी देर टिकता है। मुरोंग शुए जुओ फैन की हंसी उड़ाती आंखों को घूरती रही और फिर दांत पीसते हुए वहां से निकल गई। मैं सब कुछ सेक्ट लीडर लिंग को बता दूंगी। पहले तूने सीब्राइट सेक्ट के लोगों को मारा, अब उनका बैरियर तोड़ा। जुओ फैन ने एक बार भी पलक नहीं झपकाई, बस तिरस्कार भरी नजर से उसे देखा। शंगवान किंगयान घबरा गई और गिड़गिड़ाई, सिस्टर जू प्लीज मत करो। वो सच में जेल में कुछ नहीं कर रहा, वो अच्छा है। अच्छा तेरे सिर पे। चाहे वो खुद कुछ न करे, तबाही उसके आसपास अपने आप होती है, जैसे सेंट्रल एरिया का सीरीन शोर्स ट्रेडिंग। वो एक शुद्ध डेविल है, अंदर तक सड़ा हुआ। उसका होना ही एक मुसीबत है। मुरुंग शू ने मुट्ठियां भींची और गुस्से में निकल गई, अपनी बहन की बातों को अनसुना करते हुए। यार तू भी उसके जाल में फंस गई है क्या? यहाँ इतने लोग मारे गए हैं और तू फिर भी उसका पक्ष ले रही है। अब मैं और नहीं छिपाऊंगी, सब कुछ रिपोर्ट करूंगी। नहीं सिस्टर शू। शांगवान किंगयान पीछे से रोती रही और वो किंग्यू ने गहरी सांस ली। ये तो बड़ा झमेला बन गया ब्रदर जुओ, अब क्या करेगा? कुछ नहीं, बस इंतजार। तुझे डर नहीं लगता कि सीब्राइट सेक्ट तुझे मार डालेगा? कोशिश भी नहीं करेंगे, बल्कि जुओ फैन की मुस्कान और फैल गई। अब तो मेरी सुरक्षा और भी पक्की हो गई। अब मेरे पास 2 तलवारें हैं और जल्द ही तीसरी भी होगी। हा। वो किंग्यू को कुछ भी समझ नहीं आया। उसे लगा जैसे जुओ फैन ने सबके चारों तरफ कोई जाल बुन रखा हो और सब उसी में फंसते जा रहे हों। सिस्टर सू ऐसा मत करो, उसे एक और मौका दो। चुप रहो, मैंने उसे पहले ही बहुत मौके दिए हैं और इसी वजह से कितने निर्दोष लोग मारे गए। वो शैतान अब और जिंदा नहीं रह सकता। इससे पहले कि वो और बड़ा संकट ले आए, उसे यहीं खत्म करना होगा। सिस्टर शू वो असली दोषी नहीं है, असली गुनहगार तो उसके नीचे काम करने वाला है। पर जो भी किया उसी की तरफ से किया ना। मुरोंग शुए और शांगवान किंगयान चलते हुए ही आपस में भिड़ती रहीं। दोनों सीब्राइट सेक्ट के मेन हॉल की ओर बढ़ रही थीं। शांगवान किंगयान बार बार मिन्नत करती रही, लेकिन मुरोंग शुए उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। गुस्से से भरी हुई बोली, वो एक विपत्ति है, उसे मिटा देना ही सब कुछ ठीक कर देगा। तुम तो उससे मोहित हो चुकी हो और अब सच्चाई देख नहीं पा रही हो। तुमने मुझे भी इस झूठ का हिस्सा बना दिया, लेकिन अब और बात करने का कोई मतलब नहीं। ये बोझ मैं उठा लूंगी, सबकी भलाई के लिए। उसने शांगवान किंगयान का हाथ झटक दिया और मेन हॉल के अंदर चली गई। शांगवान किंगयान परेशान होकर पीछे पीछे गई, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंची, दोनों के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। सब कुछ देखकर वे चुप हो गईं। हवा में अजीब तनाव था, सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। कोई आवाज नहीं थी, यहां तक कि कोई जानवर भी नहीं बोल रहा था। सेक्ट लीडर लिंग यूनटियन का चेहरा काला पड़ा हुआ था, उनकी पहचान वाली मुस्कान कहीं नहीं थी। ओयंग लिंगचेन, मुरोंग लाए, एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन और बाकी सभी के चेहरे भी तनाव से भरे हुए थे। उनके सामने खड़े थे 4 एल्डर जो शर्म और अपराध बोध में सिर झुकाए खड़े थे। जमीन पर पड़े थे वो 2 शिष्य जो बाली यूयू के साथ रिपोर्ट पहुंचाने में शामिल थे। अब उन पर जासूसी का शक था। मुरोंग शू ने वहां का माहौल देखा तो जुओ फैन की रिपोर्ट करने का ख्याल भी भूल गई। वो धीरे से मुरोंग लिए से पूछने लगी, भाई ये सब क्या हो गया? ये चुप्पी क्यों है? एक सच्चा संकट। मुरोंग लाई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शूअर तुमने भी महसूस किया ना, तीसरा धमाका सेक्ट बैरियर की तरफ से आया था। हाँ आया था। क्या कोई अंदर घुस गया? उल्टा हुआ, कोई बाहर चला गया और जाते जाते नॉर्दर्न लैंड्स की हेवन सीलिंग स्वॉर्ड भी साथ ले गया। मुरोंग लाई का शरीर सिहर गया और उसने गहरी सांस छोड़ी। मुरोंग जू की आंखें फैल गईं और वो चिल्लाई, हेवन सीलिंग डिवाइन स्वॉर्ड चली गई। पर कैसे? हाँ, अब वो नहीं रही और वही तलवार इस लैंड की सबसे मजबूत बैरियर को संभाले हुए थी। अब सब कुछ टूट गया। मुरोंग लिए की आवाज हार मान चुकी थी। उसने हाथ घुमाया और एक सुनहरी तलवार निकाली जिस पर गोल्डन फ्लेम्स उभर रही थी। अब हमारे पास सिर्फ डेसिमेटिंग स्वॉर्ड बची है, जो इनविंसिबल स्वॉर्ड के सामने कुछ नहीं। अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बची। सबके सिर झुक गए, भारी नुकसान की भावना में डूबे हुए। शंगवान फेशोंग ने अपनी सोरिंग स्वॉर्ड की हालत पर नजर डाली, जो अब किसी टूथपिक जैसी लग रही थी। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स ने एक दूसरे को अपराध बोध से देखा। अगर उन्होंने डैंकिंग शेन को वॉल्टिंग स्वॉर्ड लेकर जाने दिया ना होता तो शायद इनविंसिबल स्वॉर्ड से लड़ने की कोई उम्मीद बचती। अब तो सिर्फ पछतावा रह गया। हालांकि किसी को नहीं पता था कि उस डिसाइपल के पास वो तलवार थी ही नहीं। जियो फैन की चालाकियों की वजह से एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स और डैंकिंग शेन के बीच बड़ा गलतफहमी पैदा हुआ। सेक्ट लीडर, यह हमारी गलती है कि हमने फ्रिजिड रेन स्वॉर्ड किंग को तलवार लेने दी। आप हमें जो भी सजा देंगे हम उसे बिना किसी शिकवा के स्वीकार करेंगे। चारों स्नोपीक एल्डर के चेहरे पर अपराध बोध और गहरा गया। उन्होंने रोते हुए गहरी झुककर सलामी दी। हमसे जो लापरवाही हुई उसकी सजा मौत से कम नहीं हो सकती। लिंग यूनटियन ने भी उन्हें झुककर जवाब दिया और उठाया, आप सभी हमेशा जिम्मेदारी से अपना काम करते रहे हैं। पूरी सेक्ट जानती है ये सब उस चोर की चाल थी जिसने शोरगुल और झूठी रिपोर्ट से सबको गुमराह किया। ऐसे कठिन समय में कोई भी धोखा खा सकता है। जो लोग सेक्ट के प्रति वफादार होते हैं वही ऐसे धोखे में जल्दी फंसते हैं।
अपने आप को दोष मत दो। मैंने इन दोनों डिसाइपल्स की जांच की है और ये गद्दार नहीं है। इन पर किसी डेमोनिक आर्ट का असर हुआ था। एग्जॉल्टेड हैरान की भौहें हिल गईं। ये बिविचिंग आर्ट कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं है। आमतौर पर स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट इससे प्रभावित नहीं होते, और अगर असर हो भी तो उनका व्यवहार डल हो जाता है जो आसानी से पकड़ में आ जाता है। लेकिन चारों जेनेसिस एक्सपर्ट को ऐसे धोखा देना बहुत बड़ी चालाकी की निशानी है। एग्जॉल्टेड बाई मैंने गहरी सांस छोड़ी। ये चाल सिर्फ साहसी नहीं थी बल्कि बेहद सोच समझकर चली गई थी। स्किल मामूली थी लेकिन हालातों के हिसाब से बिल्कुल सटीक। बार बार की पुष्टि से झूठ को सच मान लिया गया, और जब सब विश्वास कर चुके तब हमला कर एल्डर्स को चौंका कर तलवार चुरा ली गई। बाकी सबने भी सिर हिलाया और अफसोस जताया। मैंने सुना है कि 9 स्वॉर्ड किंग्स बहुत ताकतवर होते हैं और फ्रिजिड रेन स्वॉर्ड किंग भी उनमें से एक है। मुझे यकीन नहीं होता कि कोई एक औरत इतनी नीच और शातिर हो सकती है। वो असली मास्टर है, ताकत और दिमाग दोनों में। लिंग यंटेन ने लंबी सांस ली। इनविंसिबल स्वॉर्ड तो अभी आया भी नहीं, और एक औरत स्वॉर्ड किंग ने हमें ऐसे भटका दिया। अगर ऐसा है तो जब असली युद्ध शुरू होगा हम क्या करेंगे? हाँ, हम करेंगे ही क्या? करने को कुछ है भी क्या? सब चिंता में डूब गए। चेहरों पर मायूसी छा गई, जैसे भविष्य में सिर्फ हार ही बाकी हो। बस शंगवान फेशोंग ने बोला, सेक्ट लीडर लिंग, परेशान मत होइए। चोर भले ही बाली यूयू हो, लेकिन इसकी योजना शायद उसकी नहीं थी। मेरी राय में ऐसी चालबाजी केवल स्वॉर्ड स्टार एम्पायर के बाली जिंगवे ही कर सकते हैं। हमने सेंट्रल एरिया में उसका सामना किया है और वहां भी वो हमें लगभग तबाह ही कर चुका था। बहुत मुश्किल से बचे थे। वो सच में खतरनाक है। अगर ये बैली जिंगवे की चाल थी भी तो अब क्या किया जा सकता है? शंगवान क्लान हेड, आप हमें कौन सा भरोसा देंगे? हाँ, मेरा मतलब था कि वो सेंट्रल एरिया से बहुत दूर है और अभी बेली यूटियन के साथ नहीं है। जब लड़ाई शुरू होगी तब हालात कुछ भी हो सकते हैं। वो यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए उसकी चालों का असर भी नहीं होगा। अभी के लिए हमारा असली दुश्मन सिर्फ इनविंसिबल स्वॉर्ड है। अच्छा, शांगवान क्लान हेड सही कह रहे हैं। लिंग यूटियन ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली। इनविंसिबल स्वॉर्ड बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन उसे किसी भी स्ट्रैटेजी से नफरत है, और शायद इसी वजह से हमें कुछ राहत मिल सकती है। लिंग यूटियन ने देखा कि बाकी भी सिर हिला रहे हैं और थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं। उसी वक्त मुरोंगसू आगे आई और हाथ जोड़कर बोली, सेक्ट लीडर लिंग, मुझे कुछ रिपोर्ट करनी है। शंगवान किंग्यान ने उसे नहीं रोका, बस चिंता में सिर हिलाया। मिस मुरोंग, अचानक ये औपचारिकता क्यों? लिंग यूटियन फिर से मुस्कुराया। मुरोंगशू ने गंभीरता से कहा, सेक्ट लीडर लिंग, ये तलवार चोरी की असली योजना सेंट्रल एरिया की नहीं है, बल्कि उस कैद किए गए कियान व्यापारी की है, कियान फैन। लिंग यूटियन चौंक गया। तुमने क्या कहा? ज्यूअर, क्या चल रहा है? बस साफ साफ बता दो, मुरोंग लाई बोला। मुरोंगशू ने कहना शुरू किया, कियान कारवां का लीडर स्टुअर्ट कियान फैन है, लेकिन मैंने उसे सेंट्रल एरिया में देखा है। वही गु यिफान नाम का डीमन जिसने वहां विनाश मचाया था। गु यिफान? शंगवान फेशोंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। आंखों में उम्मीद आ गई। गु यिफान यहाँ है? मुरोंगशू ने सिर हिलाया। जहां भी वो फॉल डीमन गु यिफान जाता है वहां तबाही साथ लाता है। मैंने उसे नॉर्दर्न लैंड्स में देखा था जब मैं यहाँ आ रही थी। उसके साथ एक महिला गार्ड भी थी जो मेरे भाई के बराबर की ताकत रखती थी। वो भले ही अभी जेल में है, लेकिन मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि वो इस पूरी चाल का मास्टरमाइंड है। अगर विश्वास नहीं हो तो सिस्टर या रा से पूछ लीजिए, वो वहां थी और उसने मुझसे पहले ही जान लिया था कि वो यहाँ है। यार, क्या इक्यूर जो कह रही है वो सच है? शांगवान फिक्सियोंग ने अपनी बेटी को घूरा। शंगवान किंग्यान का चेहरा कांप उठा, लेकिन उसने आखिर में सिर हिला दिया। मूर्ख लड़की, तुमने अब तक कुछ क्यों नहीं कहा? तुम जानती हो मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूं। शंगवान फिक्सिंग सब कुछ भूल गया और बाकी सबको सलामी देना भी भूल गया। वो बाहर की ओर भागा, चिल्लाता हुआ, गु यिफान, हरामी, मेरी तलवार का क्या किया तूने? अभी ठीक कर इसे। अरे, वो सी ब्राइट सेक्ट की जेल कहाँ है? अंधेरी जेल के अंदर शांगवान फेशोंग अपने हाथ में स्कारलेट स्वॉर्ड थामे पागलों की तरह अंदर घुसा। उसकी आंखें खून से लाल थीं, जैसे किसी सनकी की हों। कुछ ही पल लगे उसे अपना निशाना ढूंढने में, और उसकी नज़र सीधी जाकर पड़ी जुओ फैन पर। मैंने कहा था ना, सबसे पहले शंगवान क्लान हेड ही आएगा। हार गए ब्रदर वू। जुओ फैन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जैसे इतनी गुस्सेभरी नजरें उस पर कोई असर ही ना कर रही हों, और फिर वू किंग्यू की ओर मुड़कर बोला, हमारी शर्त के मुताबिक अब तुम मुझ पर एक एहसान उधार हो। वू किंग्यू ने कंधे उचका दिए। जब तक वो मेरी नैतिकता के खिलाफ नहीं होगा मैं कर दूंगा ब्रदर जुओ। धड़ाम। शंगवान फेशोंग एक ही छलांग में दोनों के सामने आ खड़ा हुआ और उसकी ताकत से पत्थर की जमीन दरक गई। हरामी गु यिफान, तू तो मजे ले रहा था और मुझे मरवा दिया। शंगवान क्लान हेड, ऐसा क्यों कह रहे हो? जुओ फैन ने भौं उठाकर पूछा। शांगवान फेशोंग का चेहरा झंझना उठा। उसने स्कारलेट स्वॉर्ड दिखाते हुए जुओ फैन पर उंगली तान दी। हरामी छोरे, मजाक बंद कर। तू मुझसे पूछ रहा है? ये सवाल तो मुझे तुझसे करना चाहिए। ये क्या है? क्या है? ये तो तुम्हारे क्लान की सोरिंग स्वॉर्ड है। देखो तो कितनी चमक रही है। चुप कर।
शंगवान फेक्शियोंग गुस्से से थर्रा उठा, थूकते हुए चीखा, लेकिन जैसे ही थूक उस बैरियर से टकराया वो वापस पलटकर उसी के चेहरे पर गिर पड़ा, यहाँ तक कि आंख में भी चला गया। जुओ फैन ने हाथ हिलाया। शंगवान क्लान हेड, इतनी उत्तेजना क्यों? आखिर हमने मिलकर काम भी तो किया था। तेरे काम में लानत। वो फिर से चिल्लाने ही वाला था, लेकिन खुद पर दोबारा थूक पड़ने के डर से रुक गया और गुस्सा निगल गया। पास खड़ा वू किंग्क्यू एक लंबी सांस छोड़ते हुए जुओ फैन को देख मुस्कुरा उठा। किसने कहा कि ताकतवर गिरते नहीं? ब्रदर जुओ की कल्टीवेशन सील है, वो जेल में है, लेकिन फिर भी ईस्टर्न लैंड के सबसे बड़े क्लैन हेड से ऐसे बात कर रहा है जैसे खुद ऊपर बैठा हो। वास्तव में तो ये ईस्टर्न लैंड का बड़ा बॉस खुद एक जूनियर के हाथों में जकड़ा हुआ है। हा हा हा। हाथ बांधकर खड़ा वू किंग्क्यू मजे से तमाशा देख रहा था। जुओ फैन उतना ही शांत था, उतना ही नपातुला, और इशारा करते हुए बोला, शंगवान क्लैन हेड, मैं इस समय सीब्राइट सेक्ट का कैदी हूं। मेरी सुरक्षा इस जेल बैरियर से सुनिश्चित है। आप कुछ भी कर लो, मुझ तक नहीं पहुंच सकते। अगर सच में मुझे पीटना चाहते हो तो जैसे मैंने मिस मुरोंग से कहा, सेक्ट लीडर लिंग से अनुमति ले लो, या फिर बैरियर खुद ही तोड़ दो। तुम्हारी ताकत से तो मुमकिन है, मगर बिना इजाजत ऐसा करना तो बड़ी बदतमीजी होगी, और वो तो ईस्टर्न लैंड के सबसे बड़े क्लैन हेड को शोभा नहीं देता। हाय गुइफान, तू कैदी है या मेहमान? ये बैरियर तुझे कैद कर रहा है, लेकिन तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे ये तुझे बचा रहा हो, जैसे तू कोई राजा हो। आखिर तुझे ये आत्मविश्वास आता कहाँ से है? जुओ फैन की मुस्कान में छिपा मजाक देख शंगवान फेक्शियोंग की आंखें फड़क उठीं। जुओ फैन ने हवा में हाथ झटका और आंखें चमक उठीं। जहां भी मैं रहूं, अगर सब कुछ मेरी मर्जी में है तो वहीं मैं राजा हूं। ठीक वैसे ही जैसे अभी तुम मुझे एक कैदी की तरह देख रहे हो, लेकिन मेरी नज़र में तो शंगवान क्लैन हेड ही कैद में है। मैं तो यहाँ अपनी मर्जी से अपनी पत्नी का ख्याल रख सकता हूँ, लेकिन आप मुझे छू तक नहीं सकते, सिर्फ इस मामूली बैरियर की वजह से। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए बस एक ही बात है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। अब सोचो, हम दोनों में असली कैदी कौन है? जुओ फैन ने भौं उठाई और फिर क्यावर की ओर देखा, जो छू चिंग की देखभाल कर रही थी। क्यावर, उसके बाल संवारो, तुम मुझसे बेहतर हो। पहली बार कर रहे हैं दोनों, लेकिन तुम इतनी अच्छी कैसे हो? क्योंकि हम लड़कियां हैं। तो क्या ये टैलेंट है? कुछ। शंगवान फेक्शियोंग के चेहरे की मांसपेशियां हिल उठीं और जुओ फैन अपनी मर्जी से जो चाहे कर रहा था, लेकिन फिर उसकी बातों का असर गहराई से होने लगा। सच कहा इस छोरे ने, बाहर होते हुए भी मैं ही ज्यादा जकड़ा हुआ हूं। आखिर कैद में है कौन? मैं, जो बाहर होकर भी एक बच्चे को नहीं हरा सकता, और वो अंदर रहकर भी इतनी आज़ादी से जी रहा है कि खून खौल जाए। आखिर ये दुनिया इतनी उल्टी क्यों है? तारांकन। शंगवान फेक्शियोंग को जैसे झटका लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस बच्चे से मिलने के बाद वो कभी भी नियंत्रण में नहीं था, बल्कि वही नियंत्रित हो रहा था। उसे गुस्सा निकालने का तरीका तक नहीं सूझ रहा था। उसने गुस्से में खुद को ही लात मार ली। थोड़ी देर सोचने के बाद शंगवान फेक्शियोंग ने खुद को शांत करने की ठान ली, क्योंकि गुस्से से तो डिवाइन स्वॉर्ड वापस मिलने वाला नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कहा, गुइफान, अब बच्चों जैसी बात मत कर। तुझे पता है मैं क्यों गुस्से में हूं? सोरिंग स्वॉर्ड ईस्टर्न लैंड की धरोहर है। हमने सौदा किया था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे अगर तुम वो तलवार वापस कर दो। हाँ, और मैंने कर दी। वो देखो, तुम्हारे हाथ में है। तू जो लाया वो तो एक कबाड़ था। शंगवान फेक्शियोंग चिल्लाया, तूने स्वॉर्ड स्पिरिट को सील क्यों किया? मैं तो इसका इस्तेमाल इनविंसिबल स्वॉर्ड से लड़ने के लिए करने वाला था। अब तो बिना लड़ाई के ही मारा जाऊंगा। ये कैसे नहीं है तेरी गलती? जुओ फैन ने भौं चढ़ाई और हंसी दबाते हुए कहा, तू तो वैसे भी हार जाता सोरिंग स्वॉर्ड के साथ भी। तेरे वहां जाने का कोई फायदा नहीं था। मैंने तेरी जान ही तो बचाई। शुक्रिया अदा करना चाहिए मुझे। शुक्रिया अपनी जेब में रख। तूने सोरिंग स्वॉर्ड ही बर्बाद कर दी। ये कैसे ठीक है? शंगवान फेक्शियोंग ने दांत पीसे और तलवार झटकते हुए बोला, तुझे इसे खोलना ही होगा, वरना। धड़ाम। इस बार तो जैसे कोई पूरा झुंड ही जेल में घुस आया। तरह तरह के एक्सपर्ट्स अंदर चले आए। जुओ फैन ने सभी को देखा और फिर मुस्कुराते हुए शंगवान फेक्शियोंग की तरफ मुड़ा। शंगवान क्लैन हेड, सच कहूं तो मैंने स्वॉर्ड स्पिरिट को इसलिए सील किया था ताकि सोरिंग स्वॉर्ड को शंगवान फेयून से छीन सकूं। निकलते वक्त इतनी जल्दी में था कि उसे खोलना भूल गया। ये मेरी गलती है, और अब जब तुम खुद भी इतनी कोशिश करके नहीं खोल पाए तो मुझे ही ये करना पड़ेगा, जैसा कि हमारे उस वक्त के सौदे में तय हुआ था। ठीक है, मेरा इरादा भी कुछ ऐसा ही था। मुझे पता है तू जल्दबाजी में था, अपने बेटे को बचाना था, लेकिन अगर अब तू स्वॉर्ड स्पिरिट खोल दे तो मैं सब भूल जाऊंगा। हम एक ईमानदार क्लैन है जो अपना वादा निभाते हैं। शंगवान फेक्शियोंग खुशी से मुस्कुरा उठा। उसे तो बस डिवाइन स्वॉर्ड चाहिए था, और अगर वो मिल जाए तो गुस्सा निकालने की कोई जरूरत ही नहीं। मगर जुओ फैन की मुस्कान एकदम टेढ़ी हो गई और उसने विषय बदलते हुए कहा, अब हालात बदल गए हैं। अगर तुम कल आते तो मैं बिना झिझक इसे खोल देता, लेकिन अब अफसोस, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब? इंतजार क्यों? शंगवान फेक्शियोंग चीख उठा।
जुओ फैन ने होंठ टेढ़े किए और वहां आते लोगों पर नजर डाली, क्योंकि अब मैं एक कमजोर भेड़ हूं जिसके ऊपर 3 तलवारें लटक रही हैं, और तुम मेरी पहली तलवार हो। भला मैं तुम्हें इतनी जल्दी कैसे छोड़ सकता हूं? शंगुआन फेक्शियोंग ने उसे घूरा, फिर बाकियों की ओर देखा और सिर झुका लिया। शंगुआन फेशियोंग को एहसास हो गया कि उसकी उम्मीद अब टूट गई है। अब लिंग यूनटियन का दल जुओ फैन के करीब पहुंच चुका था और एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स तो जैसे हैरानी से जड़ हो गए। ये उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था कि वेस्टर्न लैंड का सबसे बेहतरीन डिसाइपल, जो 5 साल पहले मर चुका माना गया था, अब यहां उनके सामने दुश्मन बनकर खड़ा है। उनके चेहरे पर कड़वाहट फैल गई, लेकिन जुओ फैन बिल्कुल शांत, पूरी हिम्मत से सामने खड़ा रहा। लिंग यूनटियन मुस्कुराते हुए बोले, क्यान फान, स्टुअर्ट क्यान फान, गु यिफान, ग्रैंड मास्टर गु और वेस्टर्न लैंड का सबसे बेहतरीन डिसाइपल जुओ फान, सही? जुओ फैन के शांत चेहरे की ओर देखकर लिंग यूनटियन ने मुस्कुराकर पूछा, इन सब नामों में से कौन सा तुम्हें सबसे पसंद है? जुओ फैन ने कंधे उचकाए, कोई भी कह लो सेक्ट लीडर लिंग, मगर जुओ फैन सुनने में अब अपना सा लगता है। ठीक है सर जुओ। लिंग यूनटियन ने सिर हिलाया। सर जुओ, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वेस्टर्न लैंड के डिसाइपल होते हुए भी ठीक हो जाने के बाद आप वापस वेस्टर्न लैंड क्यों नहीं लौटे और नॉर्दर्न लैंड कैसे आ गए? जुओ फैन एकदम गंभीर हो गया, आंखें चमक उठी। मैं इन लैंड्स में और तुम्हारे सेक्ट में सिर्फ एक चीज के लिए आया हूं, नॉर्थ सी डीमन। लिंग यूनटियन और ओयांग लिंगटियन एक साथ चौंक उठे। उस राक्षस से तुम्हें क्या चाहिए? जुओ फान हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ये बात तुम्हारे काम की नहीं, इसलिए पूछो मत। हाँ, हमें भी तुम्हारे निजी मामलों से कोई मतलब नहीं और ना ही हम समंदर के डेविल से कोई लेना देना रख सकते हैं। लिंग यूनेटियन ने गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों में चमक आई और घूरते हुए बोला, तो फिर हेवन सीलिंग सोर्ड के चोरी होने और हमारी बैरियर के टूटने पर तुम्हारा क्या कहना है? क्या ये सब तुमने किया? लिंग यूनेटियन ने घूरते हुए पूछा, हेवन सीलिंग सोर्ड हमारी सेक्ट की सबसे कीमती चीज है और उसके जाने से हमें भारी नुकसान होगा। तुम वेस्टर्न लैंड से हो और हम चारों लैंड एक जैसे हालातों से जूझ रहे हैं। हम सब अपने अपने मुद्दों में उलझे हैं, तो फिर तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? ये तो सीधे सीधे विनाश को बुलावा है, क्योंकि ये शख्स तबाही का संकेत है। दूसरों के दर्द और जान की उसे कोई परवाह नहीं। मुरोंगशुए गुस्से से चिल्लाई, सेंट्रल एरिया में जो हुआ वो सबसे बड़ा सबूत है। इतने सारे लोगों की जान गई, लेकिन इसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं। सेक्ट लीडर लिंग, इसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। दुनिया की भलाई के लिए इसे खत्म करना ही होगा, वरना मुसीबतें यूं ही आती रहेंगी। बाकी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन उनकी नजरों में सोच थी। सब अपने अपने तरीके से कुछ सोच रहे थे। बू शिंगयुन, जो जुओ फान को अच्छी तरह पहचान चुका था, बोला, मिस मुरोंग बिल्कुल सही कह रही हैं, इसे मरना होगा। सेक्ट लीडर लिंग, इसने खुद मान लिया है कि उसने तलवार चुराई, अब इसे मिसाल बनाकर खत्म कर देना चाहिए। सेक्ट लीडर बू, मैंने तुमसे पहले भी कई बार कहा है, यह सन सी सेक्ट नहीं है, यहां तुम फैसले नहीं ले सकते। लिंग यूनेटियन ने गहरी सांस ली और फिर जुओ फान की तरफ देखा। सर, अब भी आपने जवाब नहीं दिया। जुओ फान बोला, सेक्ट लीडर लिंग समझदार है, क्या आपको सच में पूछने की जरूरत है? मैंने पहले ही कहा था कि मुझे नॉर्थ सी जाना है, लेकिन सी ब्राइट सेक्ट ने उस रास्ते को बंद कर रखा है। वहां पहुंचने का एक ही तरीका बचा था, बैरियर तोड़ना। सिर्फ इसी वजह से तुमने हेवन सीलिंग सोर्ड चुरा ली? सिर्फ? जुओ फान ने ओयांग लिंगेटिन की तरफ देखा और हंस पड़ा। तुम्हें यह वजह मामूली लग रही होगी, लेकिन मेरे लिए यह बहुत जरूरी है। नॉर्थ सी जाने के लिए मैंने हेवन सीलिंग सोर्ड चुराई, तुम्हारा बैरियर तोड़ा, और जरूरत पड़ती तो मैं तुम्हारी सेक्ट ही नहीं, 5 लैंड तबाह कर देता। कोई मुझे रोकेगा तो उसे कुचल दूंगा। तुम पागल हो गए हो। सिर्फ समुद्र जाने के लिए तुमने पूरे नॉर्दर्न लैंड को खतरे में डाल दिया। ओयांग लिंगेटियन गरज उठा, तुम अगर कह देते तो हम जाने देते, कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर तलवार चुराने और इतनी तबाही मचाने की क्या जरूरत थी? जुओ फान ने उसे हंसी उड़ाते हुए देखा। सीनियर ओयांग, क्या तुम वाकई मुझे जाने देते अगर मैं कहता? तुम बहुत सीधे हो। अगर ये इतना आसान होता तो सी ब्राइट सेक्ट नॉर्थ सी के किनारे पर बना ही क्यों होता? उसका सारा कंट्रोल क्यों रखता? ओयांग लिंगेटियन एकदम सन्न रह गया। और तुम खुद को कितना भी राइचस समझो, लेकिन यहां कोई भी उतना नोबल नहीं है। जुओ फान ने ताना मारा, अब जब बात इतनी बड़ी हो गई तो तुम कह रहे हो कि समंदर जाने की बात कुछ भी नहीं, एक रिक्वेस्ट काफी थी। लेकिन अगर मैंने तलवार नहीं चुराई होती तो क्या तुम एक मामूली मर्चेंट की बात सुनते? जवाब साफ है, तुम्हें सिर्फ नॉर्थ सी के कंट्रोल की पड़ी थी, इसलिए मैंने ये छोटा सा मामला बड़ा कर दिया। क्योंकि तुमने मुझे रोका तो मैंने तुम्हें रास्ते से हटाया। अब किसी को दोष देना है तो मेरी कठोरता को नहीं, बल्कि अपनी लालच को दो, यही वजह है। लिंग यूनेटियन के होंठ कांपे, फिर वो धीरे से सिर हिलाते हुए बोला, हाँ सर, जुओ एक मर्चेंट होने के नाते तुम्हारी रिक्वेस्ट शायद रिजेक्ट हो जाती। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी तलवार चुरा लेता। सेक्ट लीडर लिंग, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? सिर्फ समुद्र जाने के लिए आप पूरे नॉर्दर्न लैंड की जनता को खतरे में डाल देंगे? ये कैसे बराबरी हो सकती है? मुरोंगशुए ने घूरते हुए कहा, सिर्फ अपने लिए ये इंसान अच्छाई और नैतिकता को ठुकरा रहा है।
इसका दिल ट्विस्टेड है लेकिन मजबूत भी। इसे खत्म करना ही होगा। बाकी लोगों ने सिर हिलाया लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर नकार दिया। झुओ फान मुस्कुरा उठा जैसे उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। उल्टा उसने मुरोंग शुए का मजाक उड़ाया। मिस मुरोंग सच में एक जस्टिस वॉरियर हैं। काश ये दुनिया भी आप जैसी लोगों से भरी होती जो बुराई को मिटाने में लगे रहते। मगर अफसोस कुछ लोग मेरी मौत नहीं चाहते। लगता है आपका सपना अधूरा ही रह जाएगा। हंस लो जितना हंसना है। मुझे पूरा भरोसा है कि सेक्ट लीडर लिंग अपने प्रिंसिपल्स पर कायम रहेंगे और ऐसे शैतान को कोई रहम नहीं देंगे। मुरोंग शुए ने नफरत से कहा, फिर हाथ जोड़कर बोली, सेक्ट लीडर लिंग, बस करो मिस मुरोंग, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। मुरोंग शुए को लगा कि लिंग यूनेटियन अब उसकी बात मानकर झुओ फान को सजा देगा। सर झुओ, क्या तुम्हारी गार्ड वापस आएगी? झुओ फान मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल, तुमने खुद देखा था, वो मुझे छुड़ाने आई थी। लेकिन मुझे अपनी वाइफ की देखभाल करनी थी, इसलिए मैं नहीं गया। अब वो कुछ दिनों में लौटेगी समुद्र चलने के लिए। अच्छा, तब तक हम इंतजार करेंगे। जब वो आएगी मैं खुद तुम्हें समुद्र तक पहुंचाऊंगा। लिंग यूनेटियन ने हाथ जोड़कर थोड़ी झिझक के साथ कहा और वहां से चला गया। ओयांग लिंगिटियन और सीब्राइट सेक्ट के लोग भी समझ गए और चले गए। अब मुरोंग शुए अकेली खड़ी रह गई, बिल्कुल पत्थर बनी। ये क्या हो गया? तुमने इतने सारे जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट्स को मार डाला, तलवार चुरा ली और फिर भी तुम उसे छोड़ रहे हो। ऊपर से उसे समुद्र तक पहुंचाने का वादा भी कर रहे हो। ये क्या हो रहा है? मुरोंग शुए पूरी तरह उलझ गई, जबकि बाकी सब समझ चुके थे कि क्या हुआ। शांगवान फेशियोंग, जो अभी अभी झुओ फान से बहस करके गया था, बहुत निराश लग रहा था। उसने झुओ फान की तरफ इशारा करते हुए कहा, बोलो कब? मैं इंतजार करूंगा। समंदर से पहले मिलना। ठीक है, लेकिन इस बार भूल मत जाना। पता नहीं फिर कितने साल लगेंगे मिलने में। शांगवान फेशियोंग ने लंबी सांस ली और चला गया। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, झुओ फान, हमें खुशी है कि तुम जिंदा हो। हम तुम्हारे साथ जो हुआ वो समझना चाहते थे। मैं एग्जॉल्टेड की मजबूरी समझता हूं और मास्टर ने मेरी जगह सब संभाल लिया था। मैं तो बस आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इतने सालों तक छू किंगचेंग की देखभाल की। मैंने कभी डबल ड्रैगन मैनर का दरवाजा भी नहीं देखा, फिर भी मैं खुद को आपका मानता हूं। एग्जॉल्टेड, आप निश्चिंत रहें, मैं हमेशा वेस्टर्न लैंड और डबल ड्रैगन मैनर के प्रति आभारी रहूंगा। झुओ फान की बात सुनकर दोनों एग्जॉल्टेड ने राहत की सांस ली। उन्हें डर था कि झुओ फान उनसे नाराज होगा कि उन्होंने तब सेक्स को रोका नहीं, जिसकी वजह से छू किंगचेंग की हालत ऐसी हुई। लेकिन अब झुओ फान की कृतज्ञता सुनकर उन्हें पहली बार सुकून मिला। थोड़ी और बातचीत के बाद वो भी चले गए। अब सिर्फ वू छिंगचिऊ, शांगवान छिंग्यान, मुरोंग शुए और मुरोंग ली रह गए। मुरोंग शुए को अब भी समझ नहीं आ रहा था, ब्रदर ये क्या हो रहा है? सेक्ट लीडर लिंग ने इस डेमन को इतनी बड़ी माफी क्यों दी जब उसने इतनी बर्बादी मचाई? शुएर सेक्ट लीडर लिंग पूरी सेक्ट का जिम्मा उठाते हैं और उन्हें सबका सोचना होता है। मुरोंग ली ने गहरी सांस ली। अगर वो सच में सबकी भलाई सोच रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये कितना बड़ा खतरा है। इसे जिंदा रखना और ज्यादा तबाही लाएगा। हाँ, ये डेमन जिंदा रहा तो और लोगों की मौत तय है। झुओ फान ने मजेदार लहजे में कहा, मिस मुरोंग इतनी फोकस्ड हैं कि मुझे पहचान ही लिया, एक सच्चा डेमन जो दुख और मौत फैलाता है। आप मुझे मारना चाहती हैं, लेकिन मेरे इतने सारे डेमन प्रोजिनी हैं आसपास कि मैं सामने आकर गर्दन भी दे दूं तब भी आप एक बाल नहीं छू पाएंगी। हाँ हाँ हाँ, क्या कह रहे हो तुम? सीधे शब्दों में कहूं तो मैं एक डेमन हूं जो अनगिनत आत्माएं लेता है, लेकिन लिंग यूनेटियन, ओयांग लिंगिटियन और यहां तक कि एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स भी मेरी संतान है। वो चाहे इसे ना माने, लेकिन उनके दिल में उन्हें पता है कि उन्हें इस डेमन को जिंदा रखना ही होगा। मुरोंग शुए सिहर उठी। झुओ फान ने बात जारी रखी, तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही इतनी समझदार हो जो मुझे पहचान पाई। सब जानते हैं जिस पल मैं यहां से बाहर निकलूंगा कोई न कोई मुसीबत जरूर होगी, लेकिन उनके हाथ बंधे हैं क्योंकि मेरे पास 3 विम्सिकल ब्लेड्स हैं जो मेरी मौत के साथ उड़ जाएंगी। वो उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे, इसलिए वो मुझे छू भी नहीं सकते। 3 ब्लेड्स? पहली है शांगवान क्लैन की सोरिंग स्वॉर्ड। अगर मैं मर गया तो सोरिंग स्वॉर्ड हमेशा के लिए सील्ड रहेगी। इसका मतलब है शांगवान क्लैन का अंत, और जब नॉर्दर्न और ईस्टर्न लैंड पहले से ही बंद है तो बाकी लैंड भी डूब जाएंगे। दूसरी है हेवन सीलिंग स्वॉर्ड, उसका हाल भी सोरिंग स्वॉर्ड जैसा ही होगा। तीसरी है डेविल माउंटेन। डबल ड्रैगन मैनर 5 साल पहले डेविल माउंटेन के खौफ से कांप उठा था, और अब वो कभी भी किसी डेविल माउंटेन डिसिपल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वरना डेविल माउंटेन पूरे वेस्टर्न लैंड को राख कर देगा। झुओ फान की आंखें चमकी। उन्हें लोगों की जान की परवाह नहीं है, उन्हें चाहिए हेवन सीलिंग सोर्ड और सोरिंग सोर्ड को अनसील करना। यही उनके फ्यूचर का रास्ता है। गरीबों की चीखें उनके कानों तक नहीं पहुंचती। उन्हें सिर्फ अपनी स्टेटस और सेक्स की चिंता है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए मैंने कहा था, मेरी शिकायत करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। अब जब तुमने सब कह दिया, वो मुझे नहीं छू पाएंगे। मैं अब कैदी हूं, लेकिन उनकी किस्मत मेरे हाथों में है।
अब मैं नहीं जो यहाँ बंद हूँ, बल्कि तुम हो राइचस वॉरियर जो मुझे मारना चाहती हो। बाम। 4 स्नो पीक एल्डर्स अचानक गंभीर चेहरे लेकर वहां आए। सेक्ट लीडर लिंग ने हमें आदेश दिया है कि हम झुओ फान और बाकी लोगों की निगरानी करें। मुरुंग श्वे ने कांपते हुए 4 बुजुर्गों की घबराई नजरों को देखा और बोली, सेक्ट लीडर लिंग ने इन वयोवृद्धों को एक डिवाइन स्वॉर्ड चोर की रक्षा करने भेजा है। ये कैसे समझ आता है? क्या उन्हें डर है कि उसकी वो औरत साथी फिर लौट आएगी और इनको छुड़ा ले जाएगी? हा, मिस मुरोंग, तुम्हें तो पहले से ही सब पता है। मैं अगर जाना चाहता तो कब का जा चुका होता। मुझे यहाँ रुकने की क्या जरूरत है और इन बूढ़ों की निगरानी की क्या जरूरत? झुओ फैन ने हंसते हुए कहा, वैसे भी लिंग युनटियान जानता है कि मैं समुद्र के पार जाना चाहता हूँ और अगर चाहूँ तो भी खुद से यहाँ से नहीं जाऊँगा। ऐसे आदमी के लिए इतनी सख्त निगरानी रखना क्या कोई समझदारी है? या फिर अब भी तुम्हें डर है कि मैं भाग जाऊँगा जबकि मैं खुद यहाँ रुकना चाहता हूँ? मुरोंग श्वे की आंखें कांप उठीं और उसने दांत भींच लिए। मुरोंग ली ने आह भरी और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, श्वेर, चलो यहाँ से। सेक्ट लीडर लिंग ने यह सब ग्रेटर गुड के लिए किया है। कैसे? मुरोंग श्वे ने चारों बुजुर्गों की ओर घूरते हुए कहा, वरिष्ठों, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि सेक्ट लीडर लिंग ने ऐसे कैदी के ऊपर निगरानी के लिए आपको क्यों भेजा जो खुद ही भागना नहीं चाहता। चारों स्नो पीक एल्डर्स आपस में बुदबुदाए। फिर हाई वेनरेबल ने जवाब दिया, मिस मुरोंग बहुत तेज नजर रखती हैं। सेक्ट लीडर ने हमें इसी के लिए भेजा था, उसे देखने के लिए। अभी वो भागना नहीं चाहता, मगर आगे क्या पता। और वो औरत जिसकी ताकत इनक्रेडिबल है, अगर फिर से आई तो सिर्फ हम 4 ही उसे रोक सकते हैं। और एक और वजह भी है। हाई वेनरेबल थोड़े हिचकिचाए। क्या वजह? मुरोंग श्वे ने जानती हुई भी पूछा, लेकिन सुनना चाहती थी। चारों स्नो पीक एल्डर्स ने नजरें नीचे कर लीं। झुओ फैन को मौका मिल गया तंज कसने का। मिस मुरोंग, आप वरिष्ठों से सख्ती कर रही हैं। क्या आप वाकई उस आखिरी सौहार्द की डोरी भी तोड़ना चाहती हैं? हा, मुझे तो लगता है आपको सब पता है। ये वरिष्ठ मुझे देखने नहीं बल्कि मेरी रक्षा करने आए हैं, ताकि कोई गुस्से में आकर किसी इतने कीमती इंसान को मार न दे जिससे दोनों डिवाइन स्वॉर्ड्स हमेशा के लिए खो जाएं और चारों लैंड बर्बाद हो जाएं। खासकर जब उस किसी के पास ऐसा इनक्रेडिबल भाई हो। ऐसे में थोड़ी एक्स्ट्रा सुरक्षा तो बनती है ना? मुरोंग श्वे ने उसे घूरा, होंठ कांप रहे थे। फिर उसने चुप खड़े उन चारों बुजुर्गों की ओर देखा। उनकी खामोशी ही सब कह गई। एक झटके में वो गुस्से से पैर पटकती हुई बाहर चली गई। मुरोंग ली ने बुजुर्गों की ओर देखा और सिर हिलाते हुए उसके पीछे चल पड़ा। अब वहां केवल चारों एल्डर्स, झुओ फैन की टीम, शांगुआन छिंगेन और वो छिंगचू रह गए। मैंने कभी सिस्टर श्वे को इतना गुस्से में नहीं देखा। शांगुआन छिंगेन ने दुखी होकर आह भरी। वो छिंगचू ने सिर हिलाया। वो तो यही मानकर आई थी कि वो बुराई मिटाकर दुनिया की भलाई कर रही है, मगर अब उसी राह पर चलने वाले लोग उससे दूरी बना रहे हैं। शायद ये गुस्सा नहीं बल्कि टूटे हुए भरोसे की निशानी है। वो पूरे विश्वास से आई थी कि अच्छाई बुराई पर जीत पाएगी, मगर यहां आकर देखा कि सिर्फ वही अकेली है जो मुझ जैसे डीमन से लोहा लेने को तैयार है। ऐसे में हकीकत से निराश होना तो बनता है। हा, झुओ फैन ने ताना मारा। शांगुआन छिंगेन ने आंखें घुमा दी और झुओ फैन को डांटते हुए बोली, सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर तुमने सिस्टर श्वे को और क्यों भड़काया? मैंने कुछ नहीं किया। वो खुद ही इस अकेले रास्ते पर चलना चाहती थी। झुओ फैन बोला, इंसानों में इच्छाओं का कोई अंत नहीं, और जहां इच्छा होती है वहां बुराई पनपती है। इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनका दिल वाकई राइटस और दयालु होता है। ज्यादातर लोग जो इस राह पर चलते हैं वो भी खुद के अंदर के डेविल से छुटकारा नहीं पाते। वो आगे बढ़ना चाहती है बुराई को मिटाने की राह पर, तो उसे अकेलापन और धोखे को झेलना ही होगा। अगर वो इन सबसे डटी रही तभी वो राइटस के शिखर तक पहुंच सकेगी, मगर जो बहुत सख्त होता है वो जल्दी टूट जाता है। इस दुनिया में राइटस कल्टिवेटर्स के लिए अपनी राह पाना बहुत मुश्किल होता है। या तो वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और अपना मार्ग बिगाड़ लेते हैं, ना राइटस रहते हैं ना डेविल, और जहां जाएं वहां अजनबी बन जाते हैं, या फिर इस उल्टी दुनिया में किसी और के हाथों मारे जाते हैं। लेकिन राइटस मार्ग में एक शॉर्टकट है डेविल मार्ग के मुकाबले, इंसान की इच्छाओं से ऊपर उठ जाना और दुनिया से ऊपर उठ जाना। इसीलिए डेविल कल्टिवेटर्स दुनिया में उतरते हैं और उसे समझते हैं, जबकि राइटस कल्टिवेटर्स दुनिया में उतरते हैं और उसे पार कर जाते हैं। कीचड़ में उतरकर भी खुद को गंदा ना करना, साफ पानी में नहाकर भी शुद्ध बने रहना, यही सच्चा राइटस मार्ग है। इसलिए ब्रदर वू, तुम भी राइटस कल्टिवेटर हो और इसे लेकर गंभीर हो। एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें सलाह देता हूं, पहले इस दुनिया के सारे रंग देखो, फिर एकांत में जाकर कल्टिवेशन करो। ये सांसारिक दुनिया एक सच्चे राइटस आदमी के लिए बहुत उलझी हुई है। वो छिंगचू ने गहराई से सोचा और हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद ब्रदर झुओ इस मार्गदर्शन के लिए। हम भी मार्गदर्शन पा चुके हैं। चारों स्नो पीक एल्डर्स ने सिर झुकाया और आदर से झुओ फैन को नमन किया। सर, एक डेविल कल्टिवेटर होते हुए भी आपकी बुद्धि उसे पार कर जाती है। हम आपके वचन के लिए आभारी हैं। अभी तो हम पर संकट है, मगर जैसे ही समय मिलेगा हम आपके शब्दों को पूरी तरह आत्मसात करेंगे, और जैसे आपने कहा दुनिया को हमें रोकने न देंगे।
झुओ फैन ने आंखें घुमा दी। मैं अपने भाई से बात कर रहा था, तुमसे नहीं। जाकर किसी और को सुनाओ ये बातें। हूँफ। चारों फिर भी मुस्कुराते हुए उसी जगह आकर बैठ गए, जैसे कोई सेज हों जिन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं। वो छिंगचू और शांगुआन छिंगेन हंस दिए और झुओ फैन को इज्जत से देखा। भले ही वो बात उन्हें नहीं कह रहा था, मगर उसके शब्द इतने गहरे थे कि एल्डर भी अपना अभिमान छोड़कर झुक गए। झुओ फैन सच्चा दोस्त था, जो अपने दोस्त के लिए ऐसे शब्द कहता है। जब जेल के अंदर लोग प्रेरणा से भर रहे थे, तब बाहर के लोग अब भी चिंता और उथल पुथल में डूबे हुए थे। सेक्ट लीडर लिंग, क्या आपको वाकई लगता है कि वो तलवार लौटा देगा? बू शिंगयून घबराकर लिंग यूनिटियन के कान में बोले जा रहा था। मान लिया वो वापस भी कर दे, फिर भी आप उन एल्डर की मौत को ऐसे ही नजरअंदाज कर देंगे? आप उसे नहीं मारना चाहते? कम से कम एक मिसाल तो बनाइए। सी ब्राइट सेक्ट को अपनी इज्जत का ख्याल रखना होगा। उसे गुस्से से घूरकर लिंग यूनिटियन ने आह भरी। सेक्ट लीडर बू, अब मुझे समझ आ गया कि सन सी सेक्ट को फ्रिजिड रेन स्वॉर्ड किंग ने क्यों मिटा दिया। दिक्कत सिर्फ तुम्हारे लोगों तक सीमित नहीं थी। सेक्ट लीडर लिंग, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बू शिंगयून हक्का बक्का था। वो धूर्त लड़का साफ साफ सन सी सेक्ट के पतन का जिम्मेदार है। मुझे अब क्या करना चाहिए? लिंग यूनिटियन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। एक सेक्ट के प्रमुख होने के नाते हमें दूरदृष्टि रखनी चाहिए। झुओ फैन बहुत चालाक है और दोष को दूसरों पर डालने में माहिर। तुमने खुद देखा, हम उसके पास गए, उसने कुछ भी नहीं नकारा, हमेशा कोई न कोई सफाई देता रहा, हर बात का जवाब तैयार। मगर जो हम सबसे ज्यादा चाहते थे वो नहीं मिला। सोरिंग स्वॉर्ड अब भी सील है, हेवन सीलिंग स्वॉर्ड अब भी गायब है और हमारे पास उसका कोई कंट्रोल नहीं। अब क्या करें? उसे जबरदस्ती पूछताछ करें? जो करना था उसने कर लिया, अब उस पर दबाव डालकर क्या मिलेगा? क्या सिर्फ मरे हुए एल्डर के लिए बदला लें? हाँ, वो हमारे दो सबसे कीमती पत्ते अपने पास रखे हुए हैं और हमने समझौता भी कर लिया है। वो जल्द ही हमारे पास लौटेंगे। अगर अब हम उसे सजा देते हैं तो डिवाइन स्वॉर्ड्स मिलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। सेंट्रल एरिया हमें रौंद देगा, तब जिम्मेदारी कौन लेगा? सेक्ट लीडर बू शिंगयून की सांस अटक गई। लिंग यूनिटियन ने सिर हिलाया और आ भरी। झुओ फैन की बातें मांग और समझौते का संतुलन थीं। उसने बातचीत की कमान अपने हाथ में ले ली। उसने पहले ही सब सोच रखा था। अपनी रक्षा के लिए हेवन सीलिंग स्वॉर्ड को समय रहते वहां से हटवा दिया। हमारी सारी ताकत भी ये नहीं बदल सकती कि तलवार अब भी उसके पास है। वो भले ही जेल में हो, मगर असल में तो हम ही उसकी उंगलियों पर नाच रहे हैं। और ऊपर से लिंग यूनिटियन ने शांगवान कबीले और एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स की तरफ देखते हुए आंखों में चमक ला दी। वो इन दो लैंड के लोगों के बेहद करीब है, जिनकी दिलचस्पी इसमें जुड़ी हुई है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम उस पर हाथ भी डालें, और वैसे भी हम चाहते भी नहीं थे, क्योंकि इससे हेवन सीलिंग स्वॉर्ड हाथ से चला जाएगा। 4 लैंड में से 3 ने चुपचाप समझौता कर लिया है। सिर्फ सदर्न लैंड अकेली है जो इसके खिलाफ है। वो मुरोंग श्वे बहुत जिद्दी है, मगर अकेली। शुरू से ही, भले ही उसकी कल्टीवेशन सील हो, हम जैसे ताकतवर लोग उसे घेर कर भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सके। उसके आत्मविश्वास की यही वजह है। बू शिंगयून की रूह कांप गई। डरावना है ये। वो कुछ भी नहीं देता, फिर भी हमें पूरी तरह बांध के रखता है। हाँ, वेस्टर्न लैंड को एक ऐसा आदमी मिल गया है जो किसी और जैसा नहीं, मगर अब वो वेस्टर्न लैंड का हिस्सा नहीं रहा। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स की तरफ देखकर लिंग यूनिटियन ने भौहें तानी और गहरी आह भरी। इसी बीच मुरोंग श्वे जेल से गुस्से में बाहर निकल गई। लिंग यूनिटियन ने उसे जाते हुए देखा। मुरोंग ली उसके पीछे गया, मगर लिंग यूनिटियन ने उसे रोका। उसे लड़की के गुस्से से फर्क नहीं पड़ता था, मगर मुरोंग ली का असंतोष अलायंस के लिए हानिकारक हो सकता था। लिंग यूनिटियन ने झुककर माफी मांगते हुए कहा, क्लैन हेड मुरोंग, क्षमा कीजिए। हेवन सीलिंग स्वॉर्ड हमारे लिए बहुत अहम है और इसलिए मर्यादा टूट गई। मैं समझता हूँ सेक्ट लीडर लिंग, मैं अपनी बहन की स्वभाव को सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। आपने वही किया जो आपको करना चाहिए था, मुरोंग ली ने शांत स्वर में कहा। लिंग यूनिटियन ने राहत की सांस ली। क्लैन हेड मुरोंग, आप जैसे सिद्धांतों वाले व्यक्ति से मिलकर अच्छा लगा। मैं इंतजार करूंगा जब मिस मुरोंग शांत हों, फिर उनसे माफी मांगूंगा और बात संभालूंगा। रिपोर्ट। एक शिष्य घबराता हुआ भागा और एक जेड स्लिप लाकर लिंग यूनिटियन को दिया। सेक्ट लीडर, मोर्चे से आपात संदेश है। स्वॉर्ड स्टार एम्पायर की सेना ड्रैगन क्लीविंग स्वॉर्ड किंग डांचिंग शेन के नेतृत्व में नॉर्दर्न लैंड की ओर बढ़ चुकी है। हर कोई इस गंभीर खबर से स्तब्ध रह गया। स्वॉर्ड स्टार एम्पायर का दमन अब सच में शुरू हो चुका था। इतना ही फ्रिजिड रेन, काली घटाओं से घिरे काले जंगल के बीच एक बड़े पत्थर पर इनविंसिबल स्वॉर्ड आंखें बंद करके ध्यान में बैठा था। उसके सामने वही सबसे परिचित इंसान घुटनों के बल बैठा था, पूरी श्रद्धा से एक बर्फ जैसी ठंडी तलवार उसके सामने रखे हुए। बाइली यूयू जैसे ही डिवाइन स्वॉर्ड चुरा लाई, वैसे ही एम्पायर के कैंप में लौट आई थी हेवन सीलिंग स्वॉर्ड अपने पेट्रियार्क को सौंपने के लिए। बाइली यूटियन ने तीखी नजर डाली, फिर हंसते हुए हाथ उठाया और तलवार उसकी हथेली में खुद ब खुद चली आई। हाँ यूयू, इस बार तूने कमाल कर दिया। हेवन सीलिंग स्वॉर्ड वापस ले आई।
अब सी ब्राइट सेक्ट की बैरियर तो बस कागज की तरह है, एक फूंक मारूंगा और वो ढह जाएगी। यू ये काम तेरा लाजवाब है। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद पेट्रियार्क, आपकी कृपा है, मैं आभारी हूँ। बैली यूयू ने हाथ जोड़कर झुककर कहा, फिर थोड़ी हिचकिचाई। पेट्रियार्क भी देख सकते हैं कि ये काम जुओ फैन की चालाक योजना की वजह से सफल हुआ। मेरी उपलब्धि का असली श्रेय उसे जाता है, लेकिन अभी वो कैद में है और पेट्रियार्क की कृपा का हिस्सा नहीं बन पा रहा। क्या पेट्रियार्क उसे बचाने का विचार कर सकते हैं? बाइली यूटियन तलवार को घुमाकर उसकी ताकत महसूस कर रहा था, लेकिन फिर रुक गया और उसका मूड बदल गया। जुओ फैन, क्या वही कियान फैन का नकली डेविल माउंटेन का डिसाइपल जिसने मुझे और 5 स्वॉर्ड किंग्स को जान से मारने की धमकी दी थी, वो सी ब्राइट सेक्ट जैसे मामूली लोगों से पकड़ लिया गया? आखिर में निकला मजाक ही। पेट्रियार्क, कृपया, मैंने खुद देखा है कि वो कम से कम सोल हार्मनी स्टेज का कल्टीवेटर है। ये कोई बड़ी बात नहीं, पर उसमें समझदारी है, बस थोड़ा दिखावा करता है। बैली यूयू ने फिर से झुककर विनती की। अब जब वो पकड़ा गया है और मैंने डिवाइन स्वॉर्ड चुराई है, तो सी ब्राइट सेक्ट का गुस्सा उसी पर निकलेगा। मुझे डर है वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। मैं बस यही चाहती हूं कि पेट्रियार्क सी ब्राइट सेक्ट को सजा दे और साथ ही जुओ फैन को अपना आशीर्वाद देकर उसकी जान बचाए। इससे 2 फायदे होंगे, वो आपका कृतज्ञ रहेगा और अपनी जिंदगी पेट्रियार्क को सौंप देगा। बाइली यूटियन ने भौहें चढ़ाई और उसे घूरा। तू मुझे सिखा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। बाइली यूयू कांपने लगी और जमीन पर रेंगने लगी। बाइली यूटियन ने व्यंग्य किया, मैंने तुझे उसके साथ इसलिए भेजा था ताकि उसकी असली ताकत और डेविल माउंटेन की सीमाओं का अंदाजा लगा सकूं। अब डेविल माउंटेन उतना अजेय नहीं लगता। वो लड़का इतना कमजोर है कि अब कोई महत्व नहीं रखता। लेकिन पेट्रियार्क, चुप रह। बाइली यूटियन ने गरजते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आंखों में ठंडक और क्रोध दोनों था। बैली यूयू, तू बार बार नियम तोड़ रही है। इन कुछ दिनों में बड़ा मजा आया तुझे, अब तू मुझसे बहस भी कर रही है। सिर्फ इसीलिए मैंने तुझे माफ किया क्योंकि तू हेवन सीलिंग स्वॉर्ड लाई थी। अब निकल जा। बाइली यूयू थोड़ी देर रुकी, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। पेट्रियार्क, वो चाहे कमजोर हो पर प्राइम मिनिस्टर जैसा चतुर है। आपके लिए वो बहुत उपयोगी हो सकता है। ये तलवार मेरी नहीं, उसी की वजह से मेरे पास आई है। मैं बस पेट्रियार्क से प्रार्थना करती हूं कि उसकी जान बचाकर उसे आपकी कृपा का अनुभव कराएं। धड़ाम। एक जोरदार ताकत ने बैली यूयू को दूर के दर्जनों पेड़ों के पार फेंक दिया। वो जमीन पर गिरी और खून थूकने लगी, लेकिन उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था बल्कि जिद थी। बैली यूयू, मैंने कहा था चुप रहो, लेकिन तू मानती नहीं। ये सजा है मुझे टालने की। बाइली यूटियन का खौफ और क्रूरता झलक रही थी। बाइली यूयू कांपने लगी, दिल घबराने लगा। स्विश। उसी वक्त थंडर स्वॉर्ड किंग उनके बीच आ गया। उसने हालात और बैली यूयू की हालत देखकर सब समझ लिया। वो बाइली यूटियन के सामने झुका और एक जेड स्लिप आगे बढ़ाया। पेट्रियार्क, प्राइम मिनिस्टर का संदेश है। हम 10 दिन में शुरू कर सकते हैं। चारों दिशाओं से दबाव बढ़ रहा है, अब वो टिक नहीं पाएंगे। मुझे पता है। बाइली यूटियन ने जेड स्लिप पढ़कर अपनी रिंग में रखा और फिर चल दिया, लेकिन जाते जाते उसकी ठंडी आवाज गूंजी, 10,000 कोड़े, ताकि अपनी औकात याद रहे। बाइली यूले आगे आया, बाइली यूयू को सहारा देकर उठाया। आखिर हुआ क्या? पेट्रियार्क को तो खुश होना चाहिए था कि तू हेवन सीलिंग स्वॉर्ड लाई। फिर मैंने पेट्रियार्क से उस लड़के को बचाने की गुजारिश की। बाइली यूयू ने अपने खून से सने होठ पोंछते हुए कहा, मुझे लगा तलवार देखकर वो मान जाएगा, पर बैली यूले ने झुंझलाकर कहा, यूयू, तूने क्यों कोशिश की? पेट्रियार्क का मकसद सिर्फ उसकी ताकत को जांचना था और कुछ नहीं। पेट्रियार्क ने पहले ही कह दिया था कि लड़का चालाक है और अगर मौका मिले तो उसे खत्म कर देना चाहिए। वो तेरे लौटने का इंतजार कर रहा था ताकि फैसला ले सके। अब जब लड़का पकड़ा गया है तो पेट्रियार्क को डेविल माउंटेन से कोई डर नहीं। ये भी बड़ी बात है कि खुद वो उसे नहीं मार रहा, फिर तू क्यों उसे बचाने की जिद कर रही है? पेट्रियार्क उसे मारना चाहता है। बाइली यूयू चौंकी, उसकी आंखें कांपने लगीं, मुट्ठियां कस गईं। वो कोई स्वॉर्ड किंग नहीं, ना ही जेनेसिस स्टेज का कल्टीवेटर, पर उसमें अद्भुत प्रतिभा और साहस है। उसका भविष्य असीम है, फिर पेट्रियार्क क्यों? बाइली यूले ने लंबी सांस ली। यूयू, पेट्रियार्क स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो कहता है उसे अकेलापन सताता है, पर क्या वो वाकई हराया जाना चाहता है? डंकिंग शेन और शंगवान फेयून जैसे बाहरी लोगों से उसकी दोस्ती बस इसलिए थी क्योंकि वो कोई खतरा नहीं थे। लेकिन वो लड़का, जब तू बाहर थी, सिर्फ बातों से उसने पेट्रियार्क को हिला दिया था। उसका रवैया और आभा देखकर तो ऐसा लगा जैसे पेट्रियार्क की सांस रुक गई हो। हम भी उस पर विश्वास करने लगे। इसलिए पेट्रियार्क ने उससे इज्जत से बात की, लेकिन भीतर से वो सतर्क हो गया। अब जब उसे पता चला कि सब दिखावा था, तो उसे और भी मारने का कारण मिल गया। ब्लफ था, लेकिन उसकी सच्ची काबिलियत डरावनी है। वो लड़का सिर्फ चालाक नहीं, उसमें स्किल भी है। अगर कोई दोनों में पारंगत हो तो वो दुनिया पर राज कर सकता है। ये पेट्रियार्क के सपनों को तबाह कर देगा। यही वजह है कि तू जितना उसकी सिफारिश करती है, उसकी मौत उतनी ही तय होती जाती है।
तो पेट्रियार्क उसे मार देगा। अब हम क्या करें? बाइली यूयू कांप उठी, उसकी आंखों में बेचैनी थी और मुट्ठियां भींची हुईं। बैली यूले ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, यूयू, तू जब से लौटी है कुछ बदली बदली सी लग रही है। तुझे पहले कभी किसी की परवाह नहीं रही। सैकड़ों एक्सपर्ट को तूने बिना पलक झपकाए मारा है, फिर इस लड़के के लिए तू पेट्रियार्क से भी भिड़ गई। आखिर क्या बात है यूयू? ब्रदर यूले, मुझसे अब अकेलापन नहीं सहा जाता। बैली यूयू का होंठ कांपने लगा, आवाज में विनती थी। ब्रदर यूले, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है। अब जब पेट्रियार्क उसे मारना चाहता है तो क्या तू कुछ नहीं कर सकता? अगर तू बचा ले तो वो तुझे कभी नहीं भूलेगा। बैली यूयू ने तो घुटनों पर झुककर प्रार्थना की। थप! बाइली यूले ने उसका हाथ पकड़ा और गहरी सांस ली। यूयू, तू मुझसे नामुमकिन मांग रही है। पेट्रियार्क जिसे मारना चाहे उसे कोई नहीं बचा सकता। ब्रदर यूले, मैं हाथ जोड़ती हूँ। बाइली यूयू की आंखों से आंसू बहने लगे, उसका चेहरा विनती से भरा हुआ था। बाइली यूले ने लंबी सांस ली। अभी तो चल, तेरी सजा पूरी करवाता हूँ, फिर सोचता हूँ कुछ। ब्रदर यूले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बाइली यूयू का चेहरा चोटों के बावजूद खिल गया, एक मुस्कान आ गई। बाइली यूले ने हल्की सी मुस्कान दी। यूयू, तू सचमुच बदल गई है। अच्छा है, कम से कम मुस्कुराना सीख तो लिया। 3 दिन बाद सीब्राइट सेक्ट ने आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी। सारे डिसाइपल पूरी तरह से हथियारों से लैस थे, लड़ाई के लिए एकदम तैयार और उत्साहित। उनके पास पिल्स थीं, स्पिरिचुअल वेपन्स थे, स्पिरिचुअल बीस्ट्स भी थे, मतलब सब कुछ मौजूद था। टेलीपोर्टेशन अरे के बार बार चमकने से रोशनी की बूंदें तारे जैसी गिर रही थीं, जो बाकी 3 लैंड से आए हुए रीइंफोर्समेंट के चेहरों को रोशन कर रही थीं। वेस्टर्न लैंड के डिसाइपल को उसी दिन उसी क्षण समझ आ गया कि आखिरी बार जुओ फैन नहीं किया था। वे उससे मिलना चाहते थे, लेकिन युद्ध की हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें मिलने से मना कर दिया गया। वेस्टर्न लैंड का सबसे बेहतरीन डिसाइपल लौट आया था और वे उसकी महानता को बस एक बार निहारना चाहते थे, चाहे वो बंदी ही क्यों न हो। खासकर उसके कुछ पुराने साथी जो पुरानी बातें करना चाहते थे, लेकिन सेक्ट में लगी मार्शल लॉ की वजह से ये मुमकिन नहीं था। एल्डर्स की बात करें तो वे मेन हॉल से निकले ही नहीं थे। पांचों लैंड्स के नक्शे के ऊपर लगातार झुके रहते, चिंतित नजरों से रणनीति पर बहस करते रहते। दुश्मन तूफान की तरह हमला कर रहा था और इनविंसिबल स्वॉर्ड पहले ही उनकी भूमि में चुपचाप घुस चुका था। वो जैसे गर्दन पर लटकती तलवार बन गया था। कई बड़े एक्सपर्ट्स को पीछे ही रोक दिया गया ताकि मुख्य बेस इतनी जल्दी न गिरे, लेकिन आगे की पंक्ति पर अगर डैंकिंग शेन जैसे लोग हों तो नुकसान जल्दी होगा। ये युद्ध बहुत कठिन था क्योंकि 2 दिशाओं से दबाव डाला जा रहा था। बैली जिंगवे वाकई एक जबरदस्त रणनीतिकार है। इनविंसिबल स्वॉर्ड की टीम को हमारी भूमि में चुपके से भेजकर उसने हमें सिर्फ प्रतिक्रिया देने तक सीमित कर दिया। वो लोग आराम से योजना बना सकते हैं, लेकिन हमें हर कदम सोच समझकर चलना पड़ रहा है। बस देखते रहना पड़ रहा है कि कैसे हमारी सीमाएं पीछे हटती जा रही हैं और मौत धीरे धीरे करीब आती जा रही है। लिंग युनतियन उदास होकर बाकी एक्सपर्ट्स की ओर देखने लगे। क्या किसी के पास कोई सुझाव है? कृपया बताइए। मुरोंग लाई ने सिर हिलाया। हम लोग ज्यादातर लड़ाई के आदमी हैं। अकेले लड़ना हमारी आदत है और इस तरह के बड़े पैमाने पर युद्ध से हम अनभिज्ञ हैं। ऊपर से बैली जिंगवे जैसी चालें चल रहा है, इससे हालात और बिगड़ गए हैं। वेस्टर्न लैंड में कुछ गहरे सोचने वाले और युद्ध कुशल लोग हैं। वे वहां की सीमा की रक्षा करते हैं, लेकिन हम उन्हें साथ नहीं लाए। अगर लाते तो शायद समाधान मिल जाता। एग्जॉल्टेड हेरान ने माथे पर बल डालते हुए कहा। ओयांग लिंगटियन ने सिर हिलाया। इन सालों में लुओ अलायंस की वजह से वेस्टर्न लैंड ने काफी तरक्की की है, खासकर मिलिट्री क्लैन के नेतृत्व में। वेस्टर्न लैंड अब उन्हीं के नियंत्रण में है। हाँ, जब से वे आए हैं वेस्टर्न लैंड की सुरक्षा और भी मजबूत हुई है। हाँ, एग्जॉल्टेड बाई में गर्व से हंसे। दुर्भाग्य की बात है कि वे वेस्टर्न लैंड की रक्षा में ही रह गए। अगर उनमें से कोई एक भी नॉर्दर्न लैंड में होता तो इस जटिल स्थिति को समझने में बड़ी मदद मिलती। बुशिंगयुन ने हल्की मुस्कान के साथ ताना मारा। एग्जॉल्टेड बाई में को वेस्टर्न लैंड की रक्षा पर बड़ा भरोसा है। फिर जब सेंट्रल एरिया वेस्टर्न लैंड पर हमला करेगा तो हमें मदद की जरूरत नहीं होगी, है ना? आप तो अकेले ही निपट लेंगे। हम एग्जॉल्टेड बाई मैंने गुस्से से उसकी ओर देखा। रिपोर्ट। एक डिसाइपल दौड़ता हुआ आया और एक जेड स्लिप देकर एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स के सामने झुका। एग्जॉल्टेड, एक जरूरी खबर है, वेस्टर्न लैंड खतरे में है। एग्जॉल्टेड हेरान ने जेड स्लिप झपट कर पढ़ा और दहाड़े। जिदर सोर्ड किंग अपनी सेना के साथ वेस्टर्न लैंड की ओर बढ़ रहा है। सभी लोग दंग रह गए। ये कैसे हो सकता है? क्या बाइली जिंगवे 2 लैंड्स को एक साथ हथियाना चाहता है? क्या सेंट्रल एरिया इतना ताकतवर है? लोगों, वेस्टर्न लैंड संकट में है। क्या आप? एग्जॉल्टेड हेरान ने भारी मन से हाथ जोड़े। बुशिंगयुन ने उसकी पीड़ा में मजा लेते हुए कहा, एग्जॉल्टेड हेरान, इतनी जल्दी मत करिए। हम सब जानते हैं कि वेस्टर्न लैंड की सीमाओं की रक्षा सबसे सक्षम लुओ अलायंस कर रही है। वे असफल नहीं होंगे। बेहतर होगा पहले हम नॉर्दर्न लैंड की समस्या हल करें, फिर वेस्टर्न लैंड की। तुम एग्जॉल्टेड हेरान ने दांत पीसते हुए हाथ झटक दिया। वेस्टर्न लैंड के सभी लोगों को खबर करो, हम वापस लौट रहे हैं।
एग्जॉल्टेड, कृपया ठहरिए, हमें एकजुट रहना चाहिए। हम वेस्टर्न लैंड को छोड़ नहीं रहे हैं। सेक्ट लीडर बू की बात मत मानिए। लिंग यूनटियन ने झुककर माफी मांगी। एग्जॉल्टेड हे रान ने भी सिर झुकाया और अपराधी सा बोला, सेक्ट लीडर लिंग, मैं इतना छोटा दिल वाला नहीं हूं, लेकिन अपने घर की चिंता तो करनी ही पड़ेगी। हम नॉर्दर्न लैंड में मदद नहीं कर पाएंगे, क्षमा कीजिए। जैसे ही वेस्टर्न लैंड सुरक्षित होगा, हम नॉर्दर्न लैंड की सहायता के लिए दौड़ पड़ेंगे। चारों लैंड्स एक ही शरीर के जैसे हैं, एक दूसरे की मदद करना ही धर्म है। लिंग यूनचियन ने बहुत शालीनता से कहा, वेस्टर्न लैंड संकट में है और आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। जब नॉर्दर्न लैंड स्थिर हो जाएगा तो हम मदद करेंगे। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स ने फिर से झुककर आभार जताया। वेस्टर्न लैंड के लोग जल्द ही हॉल के बाहर इकट्ठा हो गए, वापसी के लिए तैयार। बाकी 3 लैंड्स के लोग उन्हें विदा कर रहे थे। तभी एक और डिसाइपल एल्डर्स के पास भागता हुआ आया और मुरोंग लाई को एक जेड स्लिप दिया। क्लैन हेड वाइन्सवुड इमॉर्टल अपनी सेना के साथ सदर्न लैंड की ओर बढ़ रहा है, कृपया वापस जाकर उनका सामना कीजिए। अब सदर्न लैंड भी। मुरोंग लाई सदमे में कांप उठे। तभी एक और डिसाइपल भागता हुआ शंगवान फेशियोंग के पास पहुंचा और जेडे स्लिप देकर बोला, क्लैन हेड, ईस्टर्न लैंड से खबर है कि शंगवान फेयुन 3 मिलियन की सेना के साथ हमारी सीमा की ओर बढ़ रहा है। कृपया कोई फैसला लीजिए, क्लैन हेड। अब ईस्टर्न लैंड? शंगवान फेशियोंग की आंखें चौंधिया गईं, चेहरा पीला पड़ गया। बाकी सभी लोग स्तब्ध रह गए। नॉर्दर्न लैंड में पहले से युद्ध चल रहा था और अब बाकी तीनों लैंड्स में भी लड़ाई छिड़ गई थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर मोर्चे पर एक स्वॉर्ड किंग नेतृत्व कर रहा था। आखिर बैली जिंगवेई क्या सोच रहा है? क्या वो वाकई सब कुछ दांव पर लगाकर सभी लैंड्स पर कब्जा करना चाहता है? लिंग यूनटियन झटका खाकर गिर पड़े। कहा जाता है कि बाइली जिंगवे गहरे सोचने वाला मास्टरमाइंड है, तेज और सूक्ष्म योजना बनाता है। फिर वो सब कुछ दांव पर क्यों लगाता? क्या वो खुद की रक्षा का ख्याल नहीं रखता? सेंट्रल एरिया अब खुला पड़ा है, क्या उसे किसी हमले का डर नहीं? भले ही स्वॉर्ड स्टार एम्पायर पूरे एक लैंड का नेतृत्व कर रहा हो, फिर भी बाकी चारों से लड़ने के लिए उसे अपनी सारी ताकत चाहिए। अगर उसके अपने एम्पायर में कोई हलचल हुई तो सब कुछ खत्म हो सकता है। तो फिर सभी लोग इस पागलपन जैसी रणनीति से हैरान थे। शंगवान फेशंग ने लंबी सांस ली। हम चाहे कुछ भी कहें उसकी रणनीति को लेकर, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारे घर उजड़ जाएंगे। माफ कीजिए सेक्ट लीडर लिंग, हमें अपने घरों की रक्षा करनी होगी। अलविदा। हम नॉर्दर्न लैंड की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमें अपनी जमीन की रक्षा भी करनी है, क्षमा करें। हम दोस्त हैं सेक्ट लीडर लिंग, लेकिन पहले हमें खुद का ख्याल रखना होगा। माफ कीजिए। हर कोई लिंग यूनटियन से माफी मांगता रहा और जाने की तैयारी करने लगा। किसी और की भूमि पर समय गंवाने का कोई फायदा नहीं था। लिंग यूनटियन ने हार मानकर लंबी सांस ली। अगर हम बिखर गए तो सभी टूट जाएंगे। खुद से पूछिए, क्या कोई भी लैंड अकेले सेंट्रल एरिया का सामना कर सकता है? नॉर्दर्न लैंड सबसे ज्यादा खतरे में है। इनविंसिबल सोर्ड और 5 सोर्ड किंग्स यहां छिपे बैठे हैं। सबसे पहले हम नष्ट होंगे, उसके बाद एक एक करके बाकी सभी। हमें एकजुट रहना होगा, नहीं तो वो हमें एक एक कर निगल जाएगा। फिर बस ये सवाल बचेगा कि आखिरी कौन मरेगा। हम आपकी बात समझते हैं सेक्ट लीडर लिंग, लेकिन बलिदान कौन दे? कौन अपना घर छोड़े? एग्जॉल्टेड हे रान ने लिंग यूनटियन को देर तक देखा। हम सब जानते हैं कि जीत एकता में है और मृत्यु बिखराव में, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं। मैं वेस्टर्न लैंड से हूं तो उसी की चिंता करूंगा। शंगवान क्लान हेड ईस्टर्न लैंड से हैं तो वे भी ऐसा ही सोचेंगे। यही नॉर्दर्न लैंड और सदर्न लैंड के साथ भी है। बेली जिंगवेई ने हमें ऐसी पहेली दे दी है जिसका कोई उत्तर ही नहीं। बाकी सभी चुपचाप हाथ जोड़कर बोले, बाइली जिंगवे वाकई एक मास्टरमाइंड है। उसने देख लिया कि हम कितने कमजोर हैं। हम सब यहाँ मदद करने जुटे, लेकिन अब ये सब मजाक बन चुका है। वो एक ऐसा डेविल है जो हमारे साथ खेल रहा है। कौन बेवकूफ होगा जो एक लैंड को बचाने के लिए 3 लैंड को बलिदान कर दे? कोई भी अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहता था। जैसे सब सेंट्रल एरिया के फंदे का इंतजार कर रहे हों जो उन्हें एक एक करके मिटा देगा। उन्होंने हार मानते हुए सांस छोड़ी। आखिरकार हमारी किस्मत ऊपर वाले के हाथ में है। जितना हो सके उतना ही टिक पाएंगे। शायद एक इंसान इसका हल निकाल सकता है, किसी ने उस निराशा को तोड़ते हुए कहा। सबकी नजरें चौंक कर शंगवान फेशियोंग की ओर मुड़ी। कौन? जी उयीफान। शंगवान फेशियोंग की आंखों में चमक आ गई। मतलब वेस्टर्न लैंड का सबसे बेहतरीन डिसाइपल जुओफैन। उसने एक बार हमें सेंट्रल एरिया से हमारी स्वॉर्ड वापस दिलाने में मदद की थी, यहां तक कि बेली जिंगवे से भिड़ गया और जीत भी गया। इस बेली जिंगवे की तेज सोच का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो वो बस वही है। सभी की नजरें उसकी ओर मुड़ी और कुछ पल सोचने के बाद सभी ने सहमति में सिर हिलाया। हर किसी ने जुओफैन के उस पेचदार और चालाक दिमाग को खुद झेला था। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स की बात करें तो अगर कोई इनाम होता तो उसी को मिलना था। जुओफैन की कला पर कोई सवाल नहीं है। वो उस वक्त वेस्टर्न लैंड में काफी मशहूर था। आज के लुओ अलायंस की नींव उसी ने रखी थी। अच्छा है कि हम चारों लैंड की मुश्किल पर उससे सलाह ले सकते हैं। शायद हम फिर से उठ खड़े हो सकें। तो फिर हमें अपना ओहदा भुलाकर उससे राय लेनी चाहिए। नहीं ले सकते।
लिंग यूनटियन ने कुछ देर सोचकर हामी भरी, लेकिन तभी मुरोंग शू गुस्से से तमतमाते हुए बोली, वो एक अभिशाप है, तबाही की आहट। उसकी मर्जी पर हजारों जिंदगियां सौंप देना मतलब उन्हें मौत के मुंह में धकेलना होगा। ऐसा कदम बहुत बड़ी बर्बादी लाएगा। लिंग यूनटियन ने भौहें चढ़ाई और गंभीर स्वर में पूछा, क्या मिस मुरोंग के पास इस संकट से निपटने का कोई और तरीका है? मुरोंग शू चुप हो गई, कुछ कह नहीं पाई। लिंग यूनटियन ने लंबी सांस ली। मिस मुरोंग, माफ करना अगर मेरे शब्द सीधे हों, लेकिन जब प्यास बहुत लगे हो तो आदमी पानी अच्छा है या बुरा ये नहीं देखता। हालात बहुत ही नाजुक हैं। हमें कोई तो चाहिए जो हमें इस मुसीबत से निकाल सके। इस समय कोई भी सुझाव, चाहे जैसा भी हो, कुछ न करने से बेहतर है, भले ही उसमें खतरा हो। मिस मुरोंग, अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हम जरूर सुनेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो कृपया हमारी राह में रोड़ा मत बनिए। धन्यवाद। लिंग यूनटियन ने चेहरे पर सख्ती लिए झुककर सिर झुकाया और बाकियों से कहा, चलो देखें वेस्टर्न लैंड का सबसे बेहतरीन डिसाइपल हमारे लिए क्या हल निकाल सकता है। वो सबसे आगे बढ़ा और सीधा सेक्ट की जेल की ओर चल पड़ा, आंखों में उम्मीद की चमक के साथ। पीछे मुरोंग शू अकेली ही खड़ी रह गई, विरोध में अड़ी हुई। जुअर, बड़ी तस्वीर देखो, अपने सिद्धांतों में ही मत उलझो, मुरोंग लिए ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मुरोंग शू ने गुस्से में जवाब दिया, मैं सिद्धांतों में नहीं उलझी, उस आदमी का दिमाग ही ऐसा है। कोई भी योजना वो बना ले, उसमें खतरे और बर्बादी का कोई लिहाज नहीं होता। आखिर सेक्ट लीडर लिंग क्यों एक डेविल से मदद मांगने को इतना आतुर है? जब इंसान निराश होता है तो भगवान हो या डेविल, कोई भी सहारा ले लेता है। मुरोंग लाई ने फिर से उसके सिर पर हाथ रखा और बाकी के पीछे चल दिया। अब उनकी आखिरी उम्मीद जुओ फैन था, जिसने बायली जिंगवे को उसकी ही चाल में मात दी थी। उन्हें इस बात की ज्यादा फिक्र नहीं थी कि उस योजना में कितनी क्रूरता या अपमान होगा। जेल के भीतर जुओ फैन उस पल की शांति में खोया हुआ था। वो बड़ी ही बारीकी से अपनी पत्नी के सफेद बालों को संवार रहा था, जो एक चांदी जैसी जलधारा की तरह उसकी गोद में बिखरे थे। जुओ फैन ने प्यार भरी मुस्कान के साथ अपनी पत्नी की ओर देखा और क्याओर से पूछा, तो बताओ इस बार तुम्हारे डैड की कंघी कैसी रही? इस बार तो और भी अच्छी, क्याओर ने हंसते हुए अंगूठा दिखाया। जुओ फैन ने सिर हिलाया, अरे हाँ, 3 दिन से कंघी कर रहा हूं, अब तो आदत सी हो गई है, मगर फिर भी मन नहीं भरता। बस ये चाहता हूं कि जाने से पहले तुम्हारी मॉम को सबसे सुंदर कंघी दे सकूं, ताकि कोई पछतावा न रहे। डैड, हम सब नॉर्थ सी से सही सलामत लौटेंगे, चिंता मत करो, क्याओर ने उसकी बेचैनी भांपकर उसे दिलासा दिया। जुओ फैन ने कहा, कौन जानता है, पहले से सोच लेना ही बेहतर होता है। पिछली बार बिना सोचे कुछ किया और तुम्हारी मॉम को दुख पहुंचा। अब मैं सब सोच समझ कर जाऊंगा, ताकि अगर वापस न भी लौट पाऊं तो तुम्हारी मॉम की देखभाल की व्यवस्था करके जाऊं। जुओ फैन की आंखों में नमी आ गई जब उसने छू किंगचेंग की ओर देखा। क्याओर ने चुपचाप सिर झुका लिया। आप सच्चे मर्द हैं सर। मैंने बहुत से डेविल डाओइस्ट्स देखे हैं, वो जो अपने रास्ते से भटक गए, जिन्होंने निर्दयता की हदें पार कर दी, मगर आप जैसे नहीं। आप तो प्रेम में ऐसे डूबे हैं कि बड़े बड़े राइचस कल्टिवेटर भी पीछे छूट जाएं। फोर स्नो पीक एल्डर्स उसके प्रेम को देखकर भावुक हो उठे और बोले, आप तो किसी डेविल जैसे लगते ही नहीं। जब आपकी पुरानी कहानियां सुनते हैं और फिर आपको आज देखते हैं तो लगता है जैसे आप कोई और ही इंसान हैं। क्या आपने डेमोनिक पाथ को छोड़ दिया या फिर आप किसी ऐसे पड़ाव पर हैं जहां हम पहुंच ही नहीं सकते? हम तो बस हैरान हैं। जुओ फैन ने लंबी सांस ली। कौन जाने, भावनाएं डेमोनिक पाथ की सबसे बड़ी रुकावट है, मगर मेरे मास्टर कहते थे कि यही सबसे बड़ा चेक पॉइंट होता है, तो मैं उसी में कूद गया, गहराई से, बिना वापसी के रास्ते के। मुझे भी नहीं पता मैं कितना दूर निकल आया हूं। शायद ये कोई नई डेमोनिक पाथ है जिसका सिरा मुझे अभी भी नहीं दिखता, या शायद मैं रास्ता भटक गया हूं खुद को बिना समझे। सर, इतनी अनजान राह पर चलना, वो भी पूरी हिम्मत से, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम तो सिर्फ आपके भविष्य के महान परिणामों को देखने की इच्छा रखते हैं। जुओ फैन ने कहा, रास्ता अभी धुंधला है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि जा कहाँ रहा हूं, मगर जो भी राह चुनी है अब उससे पीछे नहीं हट सकता। उसके साथ रहने के लिए, अपने दुश्मन को हराने के लिए ये रास्ता मुझे पार करना ही होगा। उसकी आंखों में दृढ़ता की चमक थी और चारों एल्डर फिर से आदर से झुक गए। धड़ाम। जेल का दरवाजा खुला और लिंग यूनटियन का दल अंदर दाखिल हुआ, चेहरे पर चिंता लिए। चारों एल्डर ने पलट कर देखा, चेहरे पर खीज और झुंझलाहट आ गई, जैसे कोई उनका ध्यान भंग कर रहा हो। पिछले 3 दिन से ये चारों महान कल्टिवेटर जुओ फैन की बातों और उसके डेमोनिक पाथ की समझ में डूबे हुए थे। बातों ही बातों में उन्होंने कितनी ही गूढ़ बातें सीखी थीं। गार्ड की तरह आने के बावजूद अब तो वे जुओ फैन से डाव पर चर्चा करने में ही खोए रहते थे, हर बार कोई नई सीख मिलती। अब लिंग यूनटियन का आना जैसे किसी मीठे सपने से उठने जैसा था, जैसे कोई जोर से झकझोर दे और फिर असलियत की गंध नाक में घुस जाए। चारों एल्डर का यही हाल हुआ। राइचस पाथ को लेकर जो ऊंचाई वे महसूस कर रहे थे, वो अब फिर से मॉर्टल वर्ल्ड की दलदल में गिर गई। मगर सीब्राइट सेक्ट के वेनरेबल्स होने के नाते वे जानते थे कि सेक्ट लीडर कोई गंभीर कारण से ही आया होगा।
इसलिए गुस्सा दबाकर सम्मान से उसका स्वागत किया। लिंग युनचेन बहुत जल्दी में था। झुओ फैन के सामने झुकते हुए बोला, सर झुओ, आज मैं आपकी सलाह लेने आया हूं। मुझे पता है। सच में? समय हो गया था। झुओ फैन मुस्कराया, बालों की कंघी रोककर उन व्यग्र बूढ़ों की ओर देखा। सेंट्रल एरिया का स्वॉर्ड स्टार एम्पायर हमला कर चुका होगा। लिंग युनचेन कांप उठा। सर, आपको ये कैसे पता? स्पष्ट है। सेक्ट लीडर लिंग इतनी जल्दी में तभी आता है जब कुछ बड़ा हुआ हो। अगर बात हेवन सीलिंग स्वॉर्ड की नहीं है तो फिर सेंट्रल एरिया से जुड़ी होगी। और जब हेवन सीलिंग स्वॉर्ड खोया था तब भी आप इतने परेशान नहीं दिखे थे। झुओ फैन ने मुस्कुराते हुए एक कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। और आखिर में सेंट्रल एरिया ने जरूर ऐसा कदम उठाया होगा जिससे सेक्ट लीडर लिंग तक हिल गया। हा हा हा। सबका दिल डूब गया, लेकिन उनकी आंखों में चमक और बढ़ गई। झुओ फैन वाकई अपने नाम का हकदार है। उसकी बुद्धि और दूरदृष्टि कमाल की है। इसका मतलब उसके पास बैली जिंगवेई की चाल का जवाब जरूर होगा। सभी की नजरें झुओ फैन पर टिक गईं, जैसे वही उनका रक्षक हो। शंगवान फेशोंग तो खुशी से उछल पड़ा। सेक्ट लीडर लिंग, मैंने पहले ही कहा था कि ये सोचने वाला आदमी है। इससे सलाह लेना सबसे सही फैसला था। चुप मत रहो, जल्दी से यंग मास्टर झुओ से हल मांगो। गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।